स्टोरी की शुरुआत होती है जहां बाकी एक लंबी सी स्टेयरकेस के ऊपर खड़ा होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है। उसके दिमाग में शांत तरीके से ये चलता है कि ऊपर भागना कोई खास बात नहीं है और उसमें कोई मजा नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीधा नीचे तक दौड़ेगा। जैसे ही वो ये सोचता है वो एक बड़ा सा कदम आगे बढ़ाता है और क्रेजी स्पीड से सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। लेकिन इतनी तेज दौड़ते हुए भी उसे जम्हाई आ जाती है, जैसे उसे कुछ भी एक्साइट नहीं कर रहा हो। नीचे उतरते हुए वो खुद सोचता है कि ये भी उतना मजेदार नहीं है जितना उसने सोचा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक बड़े अरीना में पहुंचते हैं जहां यूएसी फाइट होने वाली है और रिंग के अंदर अनडिफीटेड चैंपियन एटलास खड़ा होता है। एटलास पिछले 7 सालों से लगातार जीता आ रहा है और उसने हर ओपोनेंट को आसानी से हराया है। दुनिया उसे पाउंड फॉर पाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट कहती है, लेकिन उसके लिए ये टाइटल अब खाली सा लगने लगा है। फाइट शुरू होती है और अपोनेंट पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन एटलस बिल्कुल भी नहीं हिलता और एक परफेक्ट पंच से उसे स्टैगर कर देता है। फिर वो उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है और क्राउड जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन एटलस का ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि उसे इस स्पोर्ट से अब बोरियत होने लगी है। वो बेस्ट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाना चाहता है। इसी सोच में डूबा हुआ वो अपने ओपोनेंट को बार बार मारता रहता है जब तक रेफरी उसे रोक नहीं देता। मैच खत्म होने के बाद रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वो जापान क्यों आया है। एटलस सिंपल जवाब देता है कि इस देश में वो इंसान मौजूद है जिसे हर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है। इसके बाद एटलस सीधे तोकुगावा से मिलने जाता है जो अंडरग्राउंड एरिना को कंट्रोल करता है। तोकुगावा उससे पूछता है कि उसे और क्या चाहिए जब उसे ऑलरेडी इतनी रिकॉग्निशन मिल चुकी है। एटलस कहता है कि उसने बाकी और उसके फादर की फाइट देखी थी और पहली बार उसने इंसानी बॉडी को इतनी खूबसूरती से मूव करते देखा था। वो कंफर्म करता है कि टोकुगावा बकी को प्रमोट कर रहा है और वो पैसिफिक ओशन क्रॉस करके सिर्फ उसी से लड़ने आया है। टोकुगावा हंसते हुए कहता है कि ये कोई नॉर्मल मैच नहीं होगा और यहाँ कोई प्रोटेक्टिव रूल्स नहीं होंगे। एटलस कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल चाहता है। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो आज रात ही फाइट कर सकता है। टोकुगावा तुरंत हंसकर कहता है कि ठीक है, फाइट आज रात ही होगी। एटलस एक पल के लिए घबरा जाता है क्योंकि उसे इतना सडन डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं था। वो कहता है कि बाकी को तो पता भी नहीं है, लेकिन टोकुगावा उसे अश्योर करता है कि बाकी हमेशा रेडी रहता है। इसके बाद एटलस अंडरग्राउंड एरिना में खड़ा होता है और सोचता है कि अब स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान दरवाजे से बाहर आएगा। क्राउड जोर से चिल्लाता है और बाकी शांत तरीके से अंदर आता है। एटलस उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसे सिर्फ एक किड समझता है जो उसकी हाफ साइज का है। लेकिन जैसे ही बाकी पास आता है एटलस उसकी बॉडी पर पड़े स्कार्स देखता है और समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। हर स्कार उसकी पास्ट फाइट्स की कहानी बता रहा था। फिर एटलस उसकी आंखों में देखता है और उसे एक मॉन्स्टर नजर आता है जिससे उसका दिल एक पल के लिए कांप जाता है। क्राउड एटलस का नाम चिल्लाने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वो खुद को याद दिलाता है कि वो हैवी वेट है और वेट डिफरेंस एक ऐसी दीवार है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। मैच शुरू होता है और बाकी बिल्कुल बोर्ड नजर आता है। एटलस एक तेज किक मारता है लेकिन बाकी आसानी से डॉज कर देता है। फिर वो पंच मारता है लेकिन वो भी मिस हो जाता है। अगले ही पल बाकी कैजुअली उसे पकड़ लेता है और एटलस तुरंत उसकी ताकत महसूस करता है। उसे लगता है कि ये इंसानी ताकत नहीं है। फिर बाकी उसे जोर से हिलाता है जिससे एटलस का दिमाग हिलने लगता है और उसकी विजन ब्लर हो जाती है। उसका बॉडी शट डाउन होने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में फाइट खत्म हो जाती है। बाकी बिना किसी स्ट्रगल के जीत जाता है। जमीन पर पड़े हुए एटलस को समझ आता है कि बाकी क्रूल नहीं है बल्कि काइंड है, क्योंकि पूरे फाइट के दौरान वो अपनी जमाई रोक रहा था ताकि सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट न लगे। इसके बाद सीन बदलता है और टोकुगावा जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बड़े फैसिलिटी में जाता है। वहाँ होशी नाम का साइंटिस्ट उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे अभी तक कुछ समझाया नहीं गया। वे एलिवेटर में जाते हैं और जमीन के 366 मीटर नीचे उतरते हैं। दरवाजा खुलते ही वे एक सीक्रेट रिसर्च बेस में पहुंचते हैं जहां एक और साइंटिस्ट उनका इंतजार कर रहा होता है जिसका नाम डॉक्टर जॉन है और वही इस पूरे मिस्टीरियस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। टोकुगावा खुशी से डॉक्टर जॉन को गले लगाता है जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चारों तरफ देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ सीक्रेट लैबोरेटोरीज बनी हुई थी और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। टोकुगावा तुरंत कामली समझाता है और उसे आगे चलने का इशारा करता है जहाँ एक बड़े ग्लास कंटेनर के अंदर एक जायंट ह्यूमन शेप्ड कोकून रखा होता है जो किसी एंशिएंट बॉडी जैसा लग रहा था। टोकुगावा गर्व से कहता है कि वो एक इंसान बना रहा है जिसे प्राइम मिनिस्टर भी जानता है और उसका नाम मियामोटो मुसाशी है। ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है क्योंकि ये वही लेजेंडरी सोर्समैन है। टोकुगावा कैजुअली बताता है कि ये प्रोजेक्ट उसे वापस जगाने के लिए है और उनकी टीम ने उसके फॉसिलाइज्ड स्पाइनल कॉर्ड और ब्लड वेसल्स सक्सेसफुली निकाल लिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये सब वो ऐसे बोल रहा था जैसे ये कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह पैनिक हो जाता है और कहता है कि ये सब तुरंत रोका जाए क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग इंटरनेशनल लेवल पर इलीगल है। लेकिन टोकुगावा हंसता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि क्या वो यही बात एक जिंदा मुसाशी के सामने भी कह पाएगा। इसके बाद हमें डॉक्टर जॉन की पास्ट स्टोरी पता चलती है जो एक पैलेंटोलॉजिस्ट था और बाकी साइंटिस्ट से अलग सोचता था। जहां बाकी लोग फॉसिल्स को सिर्फ बाहर से देखते थे, वहीं डॉक्टर जॉन मानता था कि असली वैल्यू अंदर होती है। वो फॉसिल्स को एग्स की तरह देखता था जहां शेल सिर्फ बाहरी हिस्सा है और असली चीज अंदर छुपी होती है। जब उसे टायरेनोसॉरस की बैकबोन मिली तो उसने उसे तोड़ने का फैसला किया जो किसी ने पहले कभी नहीं किया था। जैसे ही उसने फॉसिल को तोड़ा सब कुछ बदल गया क्योंकि अंदर सॉफ्ट टिश्यू, ब्लड वेसल्स और फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स मिले।
अमीनो एसिड्स बर्ड्स जैसे थे और इससे साबित हुआ कि लाखों साल बाद भी बायोलॉजिकल मटेरियल सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब ये था कि डीएनए भी बचा हो सकता है और क्लोनिंग पॉसिबल हो सकती है। इस डिस्कवरी ने डॉक्टर जॉन को रातों रात फेमस बना दिया और सिर्फ 4 दिन बाद टोक्यो से एक आदमी उससे मिलने आया जो अपने साथ पैसों से भरा ट्रंक लाया था। ये कोई छोटा ऑफर नहीं था बल्कि एक ह्यूज डील थी। इसलिए डॉक्टर जॉन क्यूरियोसिटी में टोक्यो चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात तोकुगावा से होती है जो खुद को गोरो को कहता है। उसकी इंग्लिश कमजोर थी लेकिन उसका मैसेज साफ था कि वो एक इंसान बनाना चाहता है। क्योंकि वो क्लोनिंग एक्सपर्ट से बात कर रहा था इसलिए ये साफ था कि वो ह्यूमन क्लोनिंग की बात कर रहा है जो पूरी दुनिया में फॉरबिडन है। लेकिन टोकुगावा शॉक देने वाली बात कहता है कि वो मियामोटो मुसाशी का बॉडी अरेंज करेगा। डॉक्टर जॉन को एक मैसिव सीक्रेट लैब में ले जाया जाता है जो जमीन के 366 मीटर नीचे था और उसके ऊपर एक 634 मीटर ऊंचा टावर बना था जो मुसाशी के नाम को सिंबलाइज करता था और उसका स्पाइरल डिजाइन डीएनए स्ट्रक्चर को दिखाता था। लेकिन डॉक्टर जॉन को इन चीजों से मतलब नहीं था क्योंकि उसका फोकस सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को रिवाइव करना था। वो कहता है कि वो मुसाशी को इस दुनिया में वापस लाना चाहता है चाहे इसके लिए गॉड के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इस तरह वो साइंस को मोरलिटी से ऊपर रख देता है। वापस प्रेजेंट में बाकी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद थक कर लेटा हुआ होता है और अपने हार्ट बीट को सुन रहा होता है जो उसे काम कर रहा था। तभी अचानक उसे एक और हार्ट बीट सुनाई देती है जो उसकी नहीं थी और बहुत पावरफुल थी। बाकी तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है बल्कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स मुसाशी की स्पाइनल कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो इंसान जैसी नहीं बल्कि कैट जैसी लग रही थी। ये दिखाता है कि उसकी ट्रेनिंग ने उसकी बोन्स तक को बदल दिया था। ये एक असली समुराई का स्केलेटन था। होशी सोचता है कि मुसाशी का असली चेहरा कैसा रहा होगा क्योंकि पुराने पोर्ट्रेट्स रिलायबल नहीं थे। लेकिन डॉक्टर जॉन कहता है कि ये मैटर नहीं करता क्योंकि वो खुद मुसाशी को वापस बना रहे हैं। इसके बाद वो स्पाइन को बीच से काटता है और कहता है कि बिना माइक्रोस्कोप के भी आर्टरीज दिख रही हैं और टिश्यूज अभी भी फ्लेक्सिबल हैं जैसे वो फ्रेश हो। ये देखकर डॉक्टर जॉन इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो मुसाशी के पेरेंट्स बन सकते हैं क्योंकि वो उसे फिर से जिंदगी देने वाले हैं। दूसरी तरफ बाकी फिर से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहता है और एक दिन में 40 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ता है क्योंकि वो जानता है कि मूवमेंट ही उसे स्ट्रांग बनाती है। लेकिन अपने गोल के पास पहुंचते ही उसे फिर वही मिस्टीरियस हार्ट बीट महसूस होती है और साथ में एक और जम्हाई आती है। ये एक अजीब मिक्स था बोर्डम और एक्साइटमेंट का और बाकी को साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद हम गोकी शिबुकावा और कात्सुमी को साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर स्पैरिंग करने के बाद दोनों बैठकर बात करते हैं। कात्सुमी कहता है कि उसे पूरा यकीन था कि उसकी दूसरी फास्ट ब्लेड अटैक से शिबुकावा की नेक चली जाती लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। शिबुकावा शांत तरीके से जवाब देता है कि हमला सच में डेंजरस था और उसका सिर लगभग उड़ ही गया था। इतना बड़ा मास्टर भी मान रहा था कि अटैक बहुत क्लोज था। फिर शिबुकावा कात्सुमी की ओरिजिनल टेक्निक स्टोन आर्म की बात करता है और कहता है कि वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है जैसे उसकी सेकंड जनरेशन बन रही हो। ये सुनकर कात्सुमी को लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि शिबुकावा ने उसे सिर्फ एक टच की परमिशन दी थी। इसके बाद कात्सुमी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बात करता है और कहता है कि फादर सन फाइट के बाद से उसके अंदर एक अजीब बेचैनी बनी हुई है। कात्सुमी कहता है कि अगर वो अपने बॉडी को लिमिट तक पुश नहीं करता तो उसे अजीब फील होता है। तब शिबुकावा कहता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि वो खुद भी ऐसा फील कर रहा है। शिबुकावा बताता है कि हर टॉप फाइटर पहले से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। टॉपो ने अपनी उम्र में भी वाटरफॉल मेडिटेशन शुरू कर दी है। एजो माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रहा है। शिनोई हर दिन सैंडबैग्स काट रहा है। किरा ने ट्रेनिंग के लिए अपनी डॉक्टर वाली जॉब तक इग्नोर कर दी है। जैक हनमा लगातार ड्रग्स की डोसेज बढ़ा रहा है। रेड्सू अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा है और बिस्किट ओलिवा प्रिजन में सबसे भारी लेबर कर रहा है। सिर्फ हनायामा ही ऐसा है जिसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। शिबुकावा कहता है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि हर टॉप टियर फाइटर एक ही चीज महसूस कर रहा है। फिर कात्सुमी अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर उन्हें क्या महसूस हो रहा है। शिबुकावा समझाता है कि कई साल मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने के बाद इंसान के अंदर एक अजीब इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है जो डेंजर आने से पहले उसे सेंस कर सकती है। इसी एबिलिटी को प्रिकॉग्निशन कहा जाता है। वो कात्सुमी की तरफ देखकर कहता है कि हम दोनों किसी चीज को महसूस कर रहे हैं और कात्सुमी भी उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में टोकुगावा और होशी क्लोनिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। होशी कहता है कि इसमें कोई सेंसुअलिटी नहीं है लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्शन ही है। मतलब बिना लव, बिना फिजिकल कनेक्शन और बिना इंटीमेसी के सिर्फ साइंस के जरिए एक लाइफ क्रिएट की जा रही थी। मॉनिटर पर एक हेल्थी अनफर्टिलाइज्ड एग सेल दिखाया जाता है और पहला स्टेप शुरू होता है जहां एग का न्यूक्लियस निकाला जाता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लिएशन कहा जाता है। एक बहुत छोटी ग्लास ट्यूब एग के न्यूक्लियस को बाहर खींच लेती है और एग खाली हो जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जहां डोनर न्यूक्लियस तैयार किया जाता है और डोनर खुद मुसाशी था। साइंटिस्ट एक माइक्रोस्कोपिक नीडल पाइपेट इस्तेमाल करते हैं जो इंसानी बाल से भी 100 गुना पतली थी। उसके जरिए मुसाशी का जेनेटिक कोर एम्प्टी एग सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। रिसर्चर्स पूरे कॉन्फिडेंस में थे क्योंकि उनके हिसाब से डॉक्टर जोन की न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेस्ट थी। उनका लैब भी अर्थ का सबसे एडवांस्ड क्लोन रिसर्च लैब था और वहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे सक्सेस गारंटीड हो। उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि सिर्फ 28 दिनों में मुसाशी का फेटस दिखाई देने लगेगा। आखिरकार न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन ऑफिशियली कंप्लीट हो जाती है। कुछ दिनों बाद बाकी फिर अंडरग्राउंड अरीना में फाइट करता हुआ दिखाई देता है लेकिन वहाँ भी उसे वही मिस्टीरियस हार्ट बीट महसूस होती है। वो कोई नॉर्मल हार्ट बीट नहीं थी। बाकी आराम से अपने ओपोनेंट के अटैक्स
डिफ्लेक्ट कर देता है और साथ में जम्हाई भी रोकता रहता है क्योंकि उसे अभी भी सब कुछ बोरिंग लग रहा था। दूसरी तरफ तोकुगावा उसे देखकर सोचता है कि बस थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि 10 महीनों बाद बाकी की ये बोर्डम खत्म हो जाएगी। उसे पता था कि जल्द ही बकी को ऐसा चैलेंज मिलने वाला है जो आखिरकार उसकी पूरी पोटेंशियल को जगा देगा। इसके बाद किरा को दिखाया जाता है जो अपने बॉडी को लिमिट तक पुश कर रहा था। वो एग्जॉस्टिंग स्प्रिंट्स के बाद क्रूसीफिक्स पुलअप्स कर रहा था और पिछले दिन उसने मैक्स बेंच प्रेस और उससे पहले 100 मीटर डैश किया था। किरा इतना एग्जॉस्टेड हो चुका था कि वो कोलैप्स होने के करीब था, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बिल्कुल लिमिट तक पहुंचने के बाद भी उसे सिर्फ बोर्डम महसूस हो रही थी। वो खुद से पूछता है कि आखिर वो किस चीज से बोर्ड है। दूसरी तरफ डोपो ठंडे वाटरफॉल के नीचे खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या कोई बुरी चीज आने वाली है। इतने एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बावजूद उसे भी लग रहा था कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है। उसी समय जैक हनमा अपने बॉडी मॉडिफिकेशंस के बारे में सोच रहा था। वो बोन लेंथनिंग सर्जरी करवा रहा था ताकि उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर और बढ़ जाए और वो 2 मीटर 43 सेंटीमीटर तक पहुंच सके। सर्जरी बेहद दर्दनाक थी, लेकिन जैक सब कुछ सह रहा था। उसने दूसरी बोन लेंथनिंग सर्जरी भी करवाई, लेकिन इतने दर्द के बीच भी उसके अंदर वही जम्हाई बार बार लौट रही थी। 11 महीने और 10 दिन बाद क्लोनिंग प्रोसेस आखिर उस स्टेज पर पहुंच जाती है जहां डिलीवरी का समय आ चुका था। सारे मेडिकल चेक्स परफेक्ट थे, पल्स नॉर्मल था, बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री था और कहीं कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी। जैसे ही मुसाशी बाहर आता है, उसकी ह्यूज हैंड्स देखकर सब समझ जाते हैं कि उसकी फिजिकल पावर कितनी खतरनाक होगी। फिर भी कई मायनों में वो सरप्राइजिंगली ऑर्डिनरी दिख रहा था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पर कोई डाउट नहीं था क्योंकि ये सच में पियरलेस अंडर हेवन मुसाशी था। पहली नजर में ही सब उसकी फाइटिंग पावर की ऊंचाई महसूस कर सकते थे। वो स्ट्रेंथ का ओरिजिनल सिंबल था, वही आदमी जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द को जन्म दिया था। इसके बाद सीन हनायामा पर शिफ्ट होता है जो अपने गैंग मेंबर्स के साथ पब में बैठा था और वहां भी लगातार जम्हाई ले रहा था। उसके गैंग मेंबर्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉस पता नहीं कितनी बार जम्हाई ले चुके हैं। उनमें से एक आदमी रोने लगता है और कहता है कि अगर हनायामा इतना बोर्ड है तो शायद उसकी वजह से है और वो गायब हो जाना चाहिए। ये सुनकर हनायामा शांत तरीके से 2 दिन पहले की घटना बताता है। वो कहता है कि जब वो सड़क पर चल रहा था तब अचानक एक पंख ने उस पर गन तान दी और बेकार की धमकियां देने लगा, लेकिन हनायामा बिल्कुल काम रहा और उसने सिर्फ इतना कहा कि निशाना मत चूकना क्योंकि अगर गोली मिस हुई तो तुम मर जाओगे। ये बोलते हुए हनायामा धीरे धीरे उस आदमी के करीब जाने लगता है। पंख उसके बॉडी से निकल रही ओवरवेलमिंग प्रेशर को महसूस करके डर से कांपने लगता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इतने टेंस मोमेंट में भी हनायामा को फिर से जम्हाई आ जाती है। फिर वो कैजुअली उस आदमी का हाथ पकड़ता है और अपनी बेयर हैंड से गन को क्रश कर देता है। पूरी गन उसकी पकड़ में टूटकर बेकार हो जाती है। अपनी कहानी खत्म करने के बाद हनायामा अपने गैंग मेंबर को रियश्योर करता है और कहता है कि उसकी बोर्डम उसकी गलती नहीं है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर हनायामा सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि अगर वो फिर से यूजिरो हनमा का सामना करे तो क्या होगा। यही सोचते हुए वो सीधा मित्सुनारी तोकुगावा से मिलने चला जाता है। वहां पहुंचते ही हनायामा बिना घुमाए सीधा कह देता है कि वो ऑगर से फाइट करना चाहता है। ये सुनकर तोकुगावा नॉस्टैल्जिक हो जाता है और कहता है कि हनमा यूजिरो को चुनौती देने जैसी बहादुरी वाली बात उसने बहुत समय बाद सुनी है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि ये फैसला बिल्कुल अनबिलीवेबल है क्योंकि यूजिरो को चैलेंज करना अब कोई नॉर्मल मैच नहीं माना जा सकता। तोकुगावा समझाता है कि कोई भी समझदार इंसान ऐसे मॉन्स्टर को चैलेंज नहीं करता। फिर वो हनायामा से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन अगले ही पल खुद ही जवाब दे देता है कि वो बोर्डम से परेशान है। ये सुनकर हनायामा थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। अभी टोकुगावा को 5 साल पहले आर्केड में हुई उनकी फाइट याद आती है जहां यूजिरो हनमा अचानक खड़ा हुआ था और उसके बाद हनायामा की पूरी तरह एनाहिलेशन हो गई थी। वो इतनी ब्रूटल डिफीट थी कि हनायामा के लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बन गई। लॉजिकली देखा जाए तो उन दोनों के दोबारा मिलने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि वो फाइट ही उनका फाइनल एंडिंग होनी चाहिए थी। लेकिन उस रात के ह्यूमिलिएशन और फ्रीजिंग पेन से भी ज्यादा भयानक चीज अब हनायामा महसूस कर रहा था और वो थी बोर्डम। टोकुगावा आखिरकार उसकी फीलिंग समझ जाता है और कहता है कि शायद ओगर ही उसकी इस हालत को ठीक कर सकता है। फिर वो हनायामा को थैंक्स बोलता है क्योंकि वो खुद भी ओगर को टोक्यो बुलाना चाहता था। टोकुगावा कॉन्फिडेंटली कहता है कि अगर चैलेंज चाओरू हनायामा के नाम से आएगा तो यूजिरो हानमा जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। इसके बाद सीन वापस लैबोरेटरी में शिफ्ट होता है जहां साइंटिस्ट्स क्लोन्ड मुसाशी की बॉडी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सारे रिपोर्ट्स परफेक्टली नॉर्मल आते हैं, पल्स, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन इन परफेक्ट रिजल्ट्स के बावजूद एक सीरियस प्रॉब्लम थी। डिलीवरी को 81 घंटे गुजर चुके थे लेकिन फिर भी मुसाशी अभी तक जागा नहीं था। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि उसकी बॉडी 24 घंटे मॉनिटर की जा रही है और हर डेटा ये दिखा रहा है कि शरीर पूरी तरह फंक्शनिंग कंडीशन में है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ब्रेन वेव्स थी क्योंकि उनमें कोई रिएक्शन नहीं था। सारी रिपोर्ट्स परफेक्ट होने के बावजूद मुसाशी पूरी तरह अस्लीप था। अब रिसर्चर्स डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ डेटा से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक साइंटिस्ट ऑलमोस्ट डेस्परेट होकर कहता है कि इस रियलिटी के सामने साइंस और डेटा दोनों पावरलेस साबित हो रहे हैं। वो खुद को हेल्पलेस बायोलॉजिस्ट कहकर बाकी लोगों से मदद मांगता है। इसके बाद रिसर्चर्स के बीच हीटेड डिबेट शुरू हो जाती है जहां हर कोई अलग अलग थ्योरी देने लगता है लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता। तभी तोकुगावा एक मेटाफर इस्तेमाल करके सिचुएशन समझाता है। वो कहता है कि ये ऐसा है जैसे बुद्ध स्टैच्यू तो बना दिया गया हो लेकिन उसमें सोल डाली ही ना गई हो, मतलब बॉडी परफेक्टली रिक्रिएट हो चुकी है लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी स्पिरिट मिसिंग है। तोकुगावा मानता है कि इतने एक्सपर्ट्स के सामने ऐसी बात
करना एम्बैरेसिंग है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि सब उसकी बात सुने। वो कहता है कि साइंटिस्ट हमेशा डेटा, पास डेटा, करंट डेटा और एक्यूमुलेटेड डेटा पर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां साइंस और नंबर्स कभी नहीं पहुंच सकते। इसके बाद वो एक पर्सनल बात रिवील करता है और बताता है कि उसकी बड़ी बहन एक स्पिरिट मीडियम है। ये सुनकर बाकी साइंटिस्ट सस्पिशियस हो जाते हैं और कंफ्यूज्ड होकर पूछते हैं कि क्या वो किसी श्राइन मेडन जैसी साइकिक है और आखिर वो उससे क्या करवाना चाहता है। टोकुगावा खुद मानता है कि लोगों का सस्पिशियस होना नॉर्मल है, लेकिन फिर वो शॉक देने वाली बात कहता है कि लोग जितना सोच रहे हैं उसकी बहन उससे 100 गुना ज्यादा सस्पिशियस है। इसके बाद पहली बार सबुको टोकुगावा दिखाई देती है, जो मित्सुनारी टोकुगावा की बड़ी बहन थी और डेड स्पिरिट्स को समन करने के लिए फेमस थी। उसकी एबिलिटी की वजह से उसके पास लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। कुछ लोग उस पर सच में भरोसा करते थे, जबकि कुछ उसे फेक समझकर मजाक उड़ाने आते थे। तभी एक आदमी आगे आता है और पूछता है कि क्या वो जॉन एफ कैनेडी की स्पिरिट बुला सकती है। साबुको कामली रिचुअल शुरू करती है और अचानक उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है, जैसे सच में जॉन एफ कैनेडी बोल रहा हो। वो पॉलिटिक्स, लीडरशिप और सोसाइटी के बारे में बातें करने लगता है। आदमी हैरान होकर पूछता है कि क्या ये सिर्फ एक्टिंग थी, लेकिन साबुको कामली कहती है कि ये सब रियल था। इसके बाद एक दूसरा लड़का आगे आता है और कहता है कि उसके पिता की मौत 2 साल पहले हो चुकी है, इसलिए वो उनकी स्पिरिट बुलाना चाहता है। साबुको रिचुअल शुरू करती है, लेकिन अचानक रुककर कहती है कि उसे किसी डेड स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। वो सीधे पूछती है कि क्या उसका फादर सच में मर चुका है, क्योंकि उसे कोई प्रेजेंस नहीं मिल रही। लड़का जल्दी से कहता है कि उसके फादर सच में डेड हैं और वो झूठ क्यों बोलेगा। इसके बाद सबुको फिर से रिचुअल शुरू करती है और अचानक जोर से चिल्लाती है, तकाशी तुम गधे हो। बाद में लड़का एक्सप्लेन करता है कि उसका असली नाम सच में तकाशी था, इसलिए वो शॉक हो गया था, लेकिन उसने सोचा कि जापान में ये कॉमन नाम है। लेकिन डोंकी वाली लाइन बिल्कुल उसके फादर जैसी थी, क्योंकि वो अक्सर उसे इसी तरह डांटते थे। असली शॉक उसे रात में मिला जब उसने अपने फादर को ये कहानी बताई। उसके फादर ने तुरंत पूछा कि ये घटना किस समय हुई थी। एग्जैक्ट टाइम सुनने के बाद वो चुप हो गए और बताया कि उसी समय वो काम पर 2 या 3 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे। उस दौरान उन्होंने सपना देखा था जहां वो अपने बेटे को लेजी लाइफस्टाइल के लिए डांट रहे थे और वही एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहे थे जो साबुको ने रिचुअल में बोले थे। सराउंडिंग्स तक परफेक्टली मैच कर रहे थे। तभी तकाशी को एहसास हुआ कि साबुको फेक नहीं थी। सबके लिए कंक्लूजन क्लियर हो गया कि चाहे इंसान जिंदा हो या डेड, सबुको हर स्पिरिट को समन कर सकती है। इसके बाद हनायामा को अकेले सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि वो अपनी बोर्डम खत्म करने के लिए फिर से यूजिरो हनमा से लड़ेगा। तभी अचानक यूजिरो हनमा उसके सामने आ जाता है। दोनों वहीं रुक जाते हैं, ना कोई वर्ड्स ना कोई मूवमेंट, सिर्फ यूजिरो और हनायामा आमने सामने खड़े होते हैं और उनकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस पूरी सड़क को दबा देती है। हवा में टेंशन इतनी हैवी थी जैसे किसी भी पल फाइट शुरू हो सकती हो। इसी समय यूजिरो और हनायामा की फाइट अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों पहले थोड़ी देर वॉक करते हुए बात करना चाहते थे। बकी के साथ फाइट के बाद यूजिरो पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था और अब लगभग हर कोई उसे पहचान सकता था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हनायामा को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जम्हाई नहीं ली है। वो यूजिरो को बताता है कि पिछले 1 साल से वो बहुत ज्यादा बोर्ड महसूस कर रहा था। जब से उसने यूजिरो और उसके बेटे की फाइट देखी है, तब से उसे बाकी सब चीजें मीनिंगलेस लगने लगी थी। हनायामा को लगता है कि यूजिरो बहुत हम्बल है, क्योंकि वो उस फाइट को सिर्फ फैमिली मैटर कह रहा था। यूजिरो बताता है कि उसके और उसके बेटे की स्ट्रेंथ के बीच का गैप बहुत बड़ा है, इसलिए आसपास के लोग उसे देखकर खुद ही एक्साइटेड हो गए और कहानी फैल गई। फिर यूजिरो हनायामा से पूछता है कि इतना बोर्ड इंसान आखिर करना क्या चाहता है। हनायामा माफी मांगता है, क्योंकि साफ है कि वो दोनों सिर्फ बात करने के लिए नहीं मिले थे। जैसे ही उनकी फाइट शुरू होने वाली होती है, तभी एक आदमी यूजिरो से ऑटोग्राफ मांगने आ जाता है। यूजिरो सिर्फ एक फिंगर उठाकर उसे इतना डरा देता है कि वो तुरंत पीछे हट जाता है, क्योंकि उस समय यूजिरो फाइट में बिजी था। इसके बाद हनायामा और यूजिरो फिर से चलते हुए बात करने लगते हैं और ऑटोग्राफ मांगने वाला आदमी फिर भी बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद उनकी बातचीत आखिर खत्म हो जाती है और वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो फाइट के लिए बिल्कुल सही थी। हनायामा अब फैसला कर लेता है कि वो अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और सीधा यूजिरो पर पहला अटैक कर देता है। उसका पंच सीधे यूजिरो के फेस की तरफ जाता है, लेकिन यूजिरो उस पंच को बिल्कुल सामने से झेल लेता है और उसके चेहरे पर बस एक डरावनी सी स्माइल दिखाई देती है। टोकुगावा उन्हें देखते हुए महसूस करता है कि दोनों पूरी तरह एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। हनायामा तुरंत दूसरा अटैक करता है, लेकिन यूजिरो अब भी वहीं खड़ा रहता है और बस उसके अटैक्स को डॉज करता रहता है। बार बार पंचेस आते हैं, लेकिन एक भी सही से टारगेट तक नहीं पहुंचता। बाहर से देखने वाले लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि हनायामा आखिर कर क्या रहा है। यूजिरो तो उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगता है। हनायामा फिर एक और पंच मारता है और इस बार यूजिरो साफ कर देता है कि ये फाइट इतनी आसान नहीं होगी। उसी समय दूसरी तरफ साबुको स्पिरिट समनिंग रिचुअल शुरू कर देती है। वो बताती है कि मोजाशी का चाइल्डहुड नेम ताको था और अगर वो बिना किसी को मारे शांत जिंदगी जीता तो उसका चेहरा कुछ ऐसा दिखता। सबुको कहती है कि मोसाशी का असली चेहरा बेहद एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और फिर वो अपनी प्रेयर शुरू करती है, वही चांट जो वो हमेशा इस्तेमाल करती है, और वहाँ मौजूद साइंटिस्ट बिना कुछ बोले बस उसे देखते रहते हैं। धीरे धीरे साबुको मुसाशी की स्पिरिट के साथ सिंक्रोनाइज होने लगती है और उसकी पोस्चर और गेज भी मुसाशी जैसी लगने लगती है। उसी समय टोकुगावा भी वहाँ पहुंच जाता है और सबको बस ध्यान से देखने के लिए कहता है। साबुको रिचुअल जारी रखती है और टोकुगावा ज्यादा ध्यान से नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो ये सब पहले भी कई बार देख चुका है। उस समय तक सभी डेटा और इंडिकेटर्स में कोई चेंज दिखाई नहीं देता। अचानक साबुको मुसाशी के बॉडी को किस कर देती है। ये देखकर केनिची गुस्से में पूछता है कि वो आखिरकार क्या रही है।
टोकुगावा तुरंत सबको चुप रहने का ऑर्डर देता है और कहता है कि जब तक सब खत्म न हो जाए कोई भी बीच में नहीं आएगा। अचानक मोजाशी की ब्रेन वेव्स मूव होने लगती है और उसके शरीर पर स्कार्स दिखाई देने लगते हैं। उसका चेहरा अचानक बदलने लगता है और उसका बॉडी जोर से रिएक्ट करने लगता है। साबुको का किस खत्म होते ही मुसाशी अचानक जाग जाता है। जैसे ही वो उठता है वो साबुको को पकड़ लेता है और उसे सीधा साइंटिस्ट की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो सब लोगों से सवाल पूछना शुरू कर देता है। अब मोजाशी की सोल और बॉडी पूरी तरह एक हो चुकी थी। वो सबसे सच सच जवाब मांगता है और वादा करता है कि वो किसी की जान नहीं लेगा। लगभग 2 घंटे तक सवाल जवाब चलता रहता है और आखिर मुसाशी सब कुछ समझ जाता है। टोकुगावा उससे कहता है कि वो उसे फाइट कराना चाहता है और उसके लिए सूटेबल क्लॉथ्स पहले से तैयार रखे गए हैं। मुसाशी वो कपड़े पहन लेता है और फिर पूछता है कि उसका ओपोनेंट कौन होगा। इसी दौरान बाकी अपने घर पर ट्रेनिंग कर रहा था और अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी यॉर्निंग बंद हो गई है। उसे वही मिस्टीरियस हार्ट बीट फिर से तेज महसूस होने लगती है और अब वो क्लियरली मूव कर रही थी। बाकी को लगता है कि उस हार्ट बीट के मालिक से मिलने का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। चाहे वो डेथ रो इनमेट हो या कोई प्रिमिटिव मैन, उसे अब कुछ भी सरप्राइज नहीं करेगा। दूसरी तरफ मुसाशी पहली बार कार में बैठता है और वो काफी एक्साइटेड भी होता है, लेकिन थोड़ा डर भी महसूस करता है क्योंकि वो अभी इस चीज का आदी नहीं हुआ था। उसे पहले ही पता चल चुका था कि ये जापान उसके समय से 400 साल आगे का जापान है। भले ही उसे पता था कि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन असलियत देखने पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अवलंच उस पर टूट पड़ा हो। टोकुगावा उसे शहर की सड़कों पर घुमाने ले जाता है और मुसाशी चारों तरफ की चीजें देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में सब कुछ उसके समय से बिल्कुल अलग दिख रहा था। दुनिया में आया ये बदलाव उसके लिए बहुत बड़ा था और उसके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। वो इस दुनिया की टेरिफाइंग इवोल्यूशन को साफ महसूस कर सकता था और उसे लग रहा था जैसे वो किसी असाधारण जगह पर आ गया है। मुसाशी अब ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां वो सच में बिलोंग करता हो। टोकुगावा पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर चुका था, इसलिए वो मुसाशी को अपने अंडरग्राउंड अरीना में ले जाता है। जैसे ही मुसाशी वहां पहुंचता है उसे तुरंत सुकून महसूस होता है क्योंकि यही वो जगह थी जहां उसे होना चाहिए था। तभी उसका पहला ओपोनेंट सामने आता है जिसका नाम साबू क्योइरो था। वो मॉडर्न जापान का अनमैच्ड स्वॉर्ड्समैन माना जाता था। साबू टोकुगावा को देखकर उसे ग्रीट करता है क्योंकि काफी समय से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही साबू की नजर मुसाशी पर पड़ती है उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कोई उसे 2 टुकड़ों में काट चुका हो। टोकुगावा बताता है कि साबू को साबू द बुचर भी कहा जाता है। साबू ने जापान में और दुनिया भर में 20 से ज्यादा लोगों को काट कर मार दिया था और उससे ज्यादा लोगों को किसी ने नहीं काटा था। फिर भी वो मुसाशी के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी आखिर है कौन। टोकुगावा उससे कहता है कि फाइट के बाद वो सब समझा देगा, लेकिन अचानक साबू माफी मांगता है क्योंकि वो ये डुअल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो कहता है कि चाहे वो बूढ़ा हो गया हो, लेकिन अपनी जिंदगी ऐसे नहीं फेंक सकता। टोकुगावा समझ नहीं पाता कि आखिर साबू ने ऐसा क्या महसूस किया। अब साबू बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसके सामने खड़े आदमी ने उसे 7 बार काट दिया है। टोकुगावा को समझ ही नहीं आता कि ये दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। पहला कट एक्स शेप में था जो सिर से नीचे तक बॉडी को चीर देता, दूसरा थ्रस्ट सीधे थ्रोट में था, तीसरा डायगोनल स्लैश था, चौथा बॉडी को हॉरिजॉन्टल 2 हिस्सों में बांट देता, पांचवा टॉर्सो को काट देता, छठा पूरे शरीर को स्लाइस कर देता और सातवां आखिरी बार चेस्ट के पार जाता। मुसाशी उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसके ओपोनेंट ने रेजिस्ट नहीं किया, इसलिए वो गलती से ज्यादा आगे बढ़ गया। साबू हैरान होकर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भले ही ये सब उसके दिमाग में हुआ था, लेकिन उसने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया था। तभी टोकुगावा को एहसास होता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई पहले ही हो चुकी है और रिजल्ट साफ था 7-0। टोकुगावा समझ ही नहीं पा रहा था कि मुसाशी ने बिना तलवार के साबू को कैसे काट दिया। साबू भी अब तक सोच रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी आखिर है कौन। मुसाशी के लिए असली तलवार होना या न होना कोई फर्क नहीं रखता था, इसलिए उसने साबू की तलवार उधार ले ली। मुसाशी उस ब्लेड को ध्यान से देखने लगा और बोला कि उसे ये बहुत नॉस्टैल्जिक लग रही है। फिर उसने साबू की दूसरी तलवार भी मांग ली। टोकुगावा चाहता था कि वो मुसाशी की स्वॉर्ड्समैनशिप देखे और साबू भी यही देखना चाहता था। मुसाशी मजाक करते हुए बोला कि यहाँ तो सिर्फ हम 2 ही हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कोई तीसरा इंसान नहीं है। फिर उसने कहा कि साबू की दोनों तलवारें खूबसूरत हैं, लेकिन इंसानों को काटने के लिए नहीं बनी। मुसाशी ने बस एक स्विंग किया और दोनों तलवारें तुरंत टूटकर टुकड़ों में बिखर गईं। साबू को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। मुसाशी ने साफ कहा कि ये असली स्वॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि अगर एक स्विंग भी नहीं झेल सकते तो किसी को काट ही नहीं सकते। साबू ने गुस्से में पूछा कि उसके सामने खड़ा आदमी आखिर है कौन। अपने 60 साल के जीवन में उसने कभी नहीं सुना था कि तलवार सिर्फ स्विंग करने से टूट जाए। तब मोजाशी खुद अपना परिचय देता है और कहता है कि साबू से मिलकर उसे सम्मान महसूस हो रहा है। उसी पल साबू को सब समझ में आ जाता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। मोजाशी घोषणा करता है कि चाहे कोई भी वेपन हो या फिर सिर्फ बेयर हैंड्स ही क्यों ना हो, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों को ही हराएगा। अब उसका इरादा इस देश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को हराने का है। ये सुनकर टोकुगावा का शरीर कांपने लगता है। अगले दिन टोकुगावा बाकी को अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर और जापान के नंबर 1 फाइटर की फाइट के बारे में बताता है। बाकी बड़ी एक्साइटमेंट से सब सुनता है और मानता है कि हनायामा सच में अमेजिंग है, क्योंकि वो अच्छी तरह समझता है कि उसका फादर किस तरह का इंसान है। बाकी टोकुगावा से उस फाइट की पूरी डिटेल सुनना चाहता है। टोकुगावा उसे बताता है कि फाइट बिल्कुल उसी तरह हुई थी जैसे उम्मीद थी। उसी पल यूजिरो ने हनायामा के पंच को फेस पर एक स्ट्रेट पंच से काउंटर कर दिया। उसके बाद हनायामा सीधा पास की एक बुक स्टोर में जा गिरा। जगह छोटी थी लेकिन वो सुरक्षित था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। उल्टा हनायामा के
चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी। बाकी अचानक टोकुगावा से पूछता है कि बगल वाले रूम में कौन है। वो ठीक उनके पास वाले कमरे की बात कर रहा था और जानना चाहता था कि वहाँ कौन मौजूद है। टोकुगावा कैजुअली कहता है कि यहाँ बहुत लोग काम करते हैं, इसलिए नेक्स्ट रूम में किसी का होना नॉर्मल बात है। लेकिन बाकी को लगता है कि टोकुगावा उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि आखिर वो युजीरो का बेटा है। वो साफ महसूस कर सकता था कि उस कमरे में किस तरह का इंसान मौजूद है। फिर बाकी मजाक में कहता है कि शायद उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये कोई हिस्टोरिकल फैंटेसी मूवी नहीं है। तभी अचानक कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। बाकी तुरंत अटैक करता है, लेकिन एक पल के लिए उसे लगता है कि उसकी लेग कट गई है। जब वो दोबारा देखता है तो उसकी लेग बिल्कुल सही सलामत होती है। तभी मुसाशी सामने आता है और आखिर खुद को रिवील कर देता है। उसी पल दोनों को अजीब विजन्स दिखाई देते हैं। एक को होराइजन तक फैली हुई बैंक्वेट दिखाई देती है, जबकि दूसरे को फिस्ट के शेप का एक विशाल क्लाउड नजर आता है। मुसाशी बाकी के रिएक्शन की तारीफ करता है और टोकुगावा बाकी से पूछता है कि उसके सामने खड़े आदमी के बारे में वो क्या महसूस कर रहा है। बाकी कहता है कि वो कुछ क्रेजी बोलने वाला है। वो कहता है कि उसके सामने खड़ा आदमी मुसाशी है, जो वॉरिंग स्टेट्स एरा का सामुराई था और जिसे 21st सेंचुरी में रिवाइव किया गया है। ये सुनकर टोकुगावा हैरान रह जाता है कि बाकी को पहले से सब पता है। बाकी मानता है कि उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जो रियलिटी उसके सामने है उसे नकारा नहीं जा सकता। टोकुगावा की रिएक्शन देखकर उसका शक भी कंफर्म हो जाता है। मुसाशी बाकी से कहता है कि वो बाहर चले, क्योंकि वो उससे अभी फाइट करना चाहता है। दोनों बेयर हैंड से लड़ेंगे। बाकी कहता है कि ऑब्वियस है, फाइट बेयर हैंड से ही होगी। लेकिन जैसे ही वो बोलता है, मुसाशी एक इनविजिबल सोर्ड समन कर देता है। बाकी उस सोर्ड को साफ देख सकता था। मुसाशी घोषणा करता है कि वो हेवन के नीचे अनराइवल्ड वॉरियर है। बाकी मानता है कि मुसाशी सच में बहुत टेरिफाइंग है। मुसाशी कहता है कि जब कोई इंसान उसके लेवल तक पहुंच जाता है तो उसका खुद का बॉडी ही ब्लेड बन जाता है। वो बाकी से पूछता है कि ऐसे बेयर हैंडेड फाइट करना ठीक रहेगा या नहीं। बाकी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी पावर भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन वो मुसाशी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। टोकुगावा को लगता है कि अगर दोनों यहीं लड़ पड़े तो ये बहुत वेस्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी कहता है कि मुसाशी ने ही उसे बाहर आने को कहा था, इसलिए वो तैयार है। मुसाशी बाकी से उसकी आइडेंटिटी पूछता है और टोकुगावा भी मुसाशी से पूछता है कि वो बाकी के बारे में क्या सोचता है। मुसाशी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि वो डिसेंट है। जैसे ही वो ये बोलता है, बाकी तुरंत पहला अटैक कर देता है, लेकिन मुसाशी उसकी लेग पकड़ लेता है। वो अंदाजा लगाता है कि बाकी शायद ryukyu से आया है, क्योंकि वहाँ के फाइटर्स अक्सर किकिंग टेक्निक्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोबारा अटैक करता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। मुसाशी कहता है कि शायद उसे बाकी को एक लेसन सिखाना पड़ेगा। आखिर ये फाइट है, इसलिए वो सोचता है कि क्या बाकी इसे हैंडल कर पाएगा। बस एक थ्रो में मुसाशी बाकी को सीधे जमीन पर पटक देता है और बाकी तुरंत बेहोश हो जाता है। मुसाशी शांत आवाज में कहता है कि वो बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड से थोड़ा सा ही बेहतर है। कुछ समय बाद बाकी आखिरकार होश में आता है और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वो हार चुका है। काफी देर तक बैठकर सोचने के बाद बाकी को एक बात समझ आती है कि उसने अभी अभी इतिहास के एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन से फाइट की थी। बाकी खुद मानता है कि पूरी सिचुएशन बिल्कुल पागलपन जैसी है, लेकिन फिर भी वो मुसाशी से दोबारा मिलना चाहता है। बाकी तुरंत बाहर चला जाता है और टोकुगावा उससे पूछता है कि क्या वो मुसाशी की ट्रेनिंग देखना चाहता है। मुसाशी बैम्बू स्टिक्स को स्विंग करना शुरू कर देता है और उसका ग्रिप बहुत अजीब होता है, क्योंकि वो हर स्टिक को सिर्फ एक फिंगर से पकड़ता है। बस एक स्विंग में बैम्बू कई टुकड़ों में टूट जाता है और एक के बाद एक बैम्बू स्टिक्स टूटते चले जाते हैं। बाकी को समझ नहीं आता कि इस ट्रेनिंग का असली पर्पस क्या है। मुसाशी कहता है कि उसने कभी इसके बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग तो एक स्वॉर्ड्समैन के लिए नेचुरल चीज होती है। बाकी कहता है कि असली गोल तो जीतना होता है और उसके हिसाब से ट्रेनिंग से ज्यादा बेहतर होगा कि वो सीधे उससे फाइट करे। मुसाशी जवाब देता है कि बाकी तो पहले ही मर चुका था, क्योंकि वो करीब 30 मिनट तक अनकॉन्शियस पड़ा था। मुसाशी कहता है कि उस दौरान वो उसे कई बार मार सकता था। यह सुनकर बाकी को रिमैच मांगने में थोड़ी शर्म महसूस होती है। मुसाशी उससे पूछता है कि क्या वो बैम्बू स्विंग करना चाहेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि बाकी क्या कर सकता है। अचानक बाकी किक मारता है और बैम्बू को बीच से तोड़ देता है। मुसाशी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि किसी चीज को बिल्कुल क्लीन दो हिस्सों में काटना आसान नहीं होता। मुसाशी मानता है कि बाकी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। टोकुगावा फिर से घोषणा करता है कि बाकी दुनिया का सबसे ताकतवर यंग मैन है, लेकिन मुसाशी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हिसाब से बाकी अभी भी असली वॉरियर नहीं है। इसके बाद मुसाशी कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है, क्योंकि वो इस नई दुनिया को और देखना चाहता है। टोकुगावा को चिंता होती है कि अगर उसे अकेले बाहर जाने दिया तो जरूर ट्रबल होगा। बाकी भी कहता है कि मुसाशी ऐसे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भले ही मुसाशी उसे कई बार मार सकता था, लेकिन उसने फिनिशिंग ब्लो नहीं दिया। अचानक बाकी लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है, जिसकी स्पीड रोशनी से भी तेज लगती है। ये टेक्निक उसे उसके फादर युजीरो ने सिखाई थी और इस मूव से कोई भी बच नहीं सकता। इस टेक्निक का नाम अल्टीमेट सुपर ले गैलेक्सी फैंटम स्ट्राइक था, लेकिन असल में ये एक सिंपल जैब था। कभी युजीरो ने खुद बाकी के सामने ये मूव दिखाया था और कहा था कि ये बिना किसी कंडीशन के सामने से सब कुछ तोड़ देगा। इसमें सबसे जरूरी चीज सिर्फ स्पीड होती है। युजीरो चाहता था कि बाकी इसे बार बार प्रैक्टिस करे और अपने दिमाग में इंग्रेव कर ले। ये जैब मॉडर्न मार्शल आर्ट्स की सबसे तेज टेक्निक मानी जाती है। मुसाशी उस जैब को सामने से लेता है और उसी के साथ वो भी जमीन पर गिर जाता है। इस स्ट्राइक ने उसे काफी सरप्राइज कर दिया। बाकी कहता है कि अब तक 10 सेकंड गुजर चुके हैं और भले ही वो ये मूव बार बार न कर सके, लेकिन कम से कम 3 बार उसे मार सकता था। मुसाशी भी मान लेता है कि वो भी उस मोमेंट में मर चुका था, क्योंकि जिस पल बाकी उसकी तरफ दौड़ा उसी पल उसकी डेथ तय हो गई थी। बाकी को उम्मीद नहीं थी कि मुसाशी उसकी टेक्निक
को पड़ चुका होगा। मुसाशी मानता है कि बाकी की ऑरा बहुत स्ट्रांग है। बाकी को समझ आता है कि मुसाशी उस जैब को डॉज कर सकता था, लेकिन अगर वो उसे डिफेंड नहीं करता तो वो खुद को वॉरियर नहीं कह सकता था। इसलिए उसने उसकी पावर चेक करने के लिए उसे फेस किया। बाकी ने उसके फेस पर सीधे मारने की बजाय उसके जॉ पर हिट किया, जिससे उसका दिमाग घूमने लगा और बॉडी ऑलमोस्ट फेटल स्टेट में चली गई। मुसाशी खुद को केयरलेस मानता है कि उसने अपने कंट्रोल को खो दिया था। बाकी समझ जाता है कि ये सब मजाक नहीं है। मुसाशी फिर से अपना परिचय देता है और बाकी भी अपना नाम बताता है। मुसाशी फैसला करता है कि अब वो बाकी के खिलाफ बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा। इस बार वो 2 सोर्ड्स के साथ नीटन इची स्टाइल का अटैक इस्तेमाल करता है। बाकी बिना डरे सीधा आगे बढ़कर अटैक करता है, क्योंकि उसके हिसाब से फाइट रोकना डिसरिस्पेक्ट होगा। मुसाशी को पहले ही सब समझ आ चुका था, यहाँ तक कि वो सिग्नल्स भी जो ओपोनेंट खुद नहीं समझ पाता। इसलिए वो बाकी के स्पीड अटैक का सही समय पर जवाब दे देता है। अब बाकी पूरी तरह रीड हो चुका था और मुसाशी का स्लैश उसकी बॉडी को काट देता है। तेज दर्द के बावजूद बाकी तुरंत काउंटर अटैक करता है और मुसाशी को हवा में उछाल देता है। मुसाशी फिर भी बाकी की तारीफ करता है, क्योंकि उसने उस डायगोनल स्लैश के बाद काउंटर करने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अंत में बाकी फिर से बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद मोजाशी बाहर निकल जाता है और मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन को समझने के लिए सड़कों पर घूमने लगता है। वो एक जायंट स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देखता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी तस्वीर भी मूव कर सकती है। उसके लिए हर चीज अजीब और सरप्राइजिंग थी और वो मानता है कि ये सब थोड़ा डरावना भी है। 400 सालों में इंसानियत ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर ली थी और लगभग हर चीज इंसानों के हाथों से बनी हुई थी। मोजाशी सड़कों पर चलता रहता है। तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आकर उससे सवाल पूछते हैं। मोजाशी को तो ये भी नहीं पता था कि पुलिस क्या होती है। ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि उसके पास शूज क्यों नहीं है और वो कहता है कि ये उसकी अपनी लापरवाही की वजह से है। फिर ऑफिसर्स उसका नाम और एड्रेस पूछते हैं तो मोजाशी अपना नाम बताता है और एड्रेस के तौर पर टेनोइरा के 12वें साल का जिक्र करता है। ये सुनकर दोनों ऑफिसर्स को लगता है कि शायद वो ड्रग्स पर है और वो उसे चेक करने की कोशिश करते हैं। मुसाशी बिना ज्यादा बोले दोनों को तुरंत बेहोश कर देता है। उधर बाकी वापस लौटता है, लेकिन पिछली फाइट को लेकर अभी भी फ्रस्ट्रेटेड था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक लेजेंडरी सैमुराई से लड़ाई की थी। उस फाइट के बाद बाकी को मुसाशी की असली ताकत समझ में आ जाती है। उसे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है मुसाशी की एबिलिटी कि वो बहुत जल्दी दूसरों के एक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके जमाने में एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती थी। उस समय का सबसे ताकतवर वॉरियर अब इस एरा में आ चुका था। बाकी मानता है कि ये सब होना सच में एक मिरेकल जैसा है। जैसे प्रिमिटिव पास्ट से पिकल आया था, वैसे ही अब वॉरिंग स्टेट्स ईरा का सबसे ताकतवर वॉरियर भी आ गया है। बाकी समझ जाता है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये वही ईरा है जहां तय होगा कि इंसानियत के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। उसी समय 2 और पुलिस ऑफिसर्स मुसाशी को पकड़ने आते हैं, लेकिन वो उन्हें भी तुरंत बेहोश कर देता है। इसी बीच बाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस समय मार्शल आर्ट्स का असली एसेंस मुसाशी के बॉडी में बह रहा था। बाकी ने ठान लिया कि उसे किसी भी तरह मुसाशी के लेवल तक पहुंचना है, इसलिए उसे अपनी फाइटिंग स्टाइल बदलनी पड़ेगी। घर लौटकर बाकी अपनी खुद की यूनिक फाइटिंग स्टाइल बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो पागलों की तरह सोचने लगता है और नई टेक्निक्स ढूंढने की कोशिश करता है। बाकी बार बार अपने दिमाग में मुसाशी की इमेज बनाता है और साफ समझ आता है कि अभी वो उसे हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ पुलिस पूरी ताकत के साथ मुसाशी को पकड़ने की तैयारी कर रही थी। मिस्टीरियस आदमी की खबर फैल चुकी थी, जिसने कई पुलिस ऑफिसर्स को हरा दिया था। जहां जहां मियामोटो गया था, वहां पुलिस ऑफिसर्स बेहोश पड़े मिल रहे थे। मीडिया भी खबर दिखा रहा था कि वो आदमी खुद को लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मियामोटो मुसाशी कह रहा है। ये खबर सुनकर कई महान मार्शल आर्टिस्ट तुरंत रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सभी को महसूस हो रहा था कि मुसाशी बेहद खतरनाक ताकत रखता है और हर कोई एक दिन उससे लड़ना चाहता था। अब मोजाशी को क्रिमिनल मान लिया गया था और उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। 2 अंडरकवर ऑफिसर्स उसके पास फिर पहुंचते हैं, लेकिन मोजाशी तुरंत उन्हें पहचान लेता है और अचानक एक बड़े मेंशन के अंदर कूद जाता है। ऑफिसर्स को समझ आता है कि ये टोकुगावा का रेजिडेंस है। पुलिस को लगता है कि अब ये मामला बहुत बड़ा बन सकता है, इसलिए वे तुरंत टोकुगावा को रिपोर्ट करते हैं। मोजाशी को इमरजेंसी ऑपरेशन के सस्पेक्ट के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाता है और उसे डेंजरस इंडिविजुअल माना जाता है। टोकुगावा तुरंत पुलिस डायरेक्टर उत्सुमी से कांटेक्ट करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि मोजाशी को अकेला छोड़ दिया जाए और कोई इंटरफियर न करे। ये टोकुगावा का सीधा आदेश था। मिशिरो प्रॉमिस करता है कि ये ऑर्डर पूरी तरह फॉलो किया जाएगा। इसी दौरान डोपो भी मेंशन पहुंच जाता है, क्योंकि वो उस आदमी के बारे में जानना चाहता था जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जा रहा था। उसे पता चलता है कि मुसाशी का मार्शल आर्ट बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। ये सुनकर डोपो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। जैसे ही डोपो ये बोलता है, तभी मुसाशी सामने आ जाता है। मुसाशी कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो डोपो से अपनी बदतमीजी के लिए माफी भी मांगता है। टोकुगावा मुसाशी से पूछता है कि वो डप्पो के बारे में क्या सोचता है। मुसाशी कैजुअली कहता है कि अगर ओपोनेंट ये आदमी है तो डिनर से पहले एक डुएल हो सकता है। ये सुनकर टोकुगावा हैरान हो जाता है, क्योंकि मुसाशी मार्शल गॉड डोपो को इतनी कैजुअली ले रहा था। डोपो तो उल्टा बहुत खुश हो जाता है और किसी भी तरह से मुसाशी से लड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ पहले से तय हो चुका हो। अचानक मोजाशी कहता है कि वो रेस्टोरेंट महसूस कर रहा है, क्योंकि कमरे में आने के बाद उसने 3 बार तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका हेड दबा दिया गया। टोकुगावा कहता है कि शायद डिनर के बाद फाइट करना बेहतर होगा, लेकिन मुसाशी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों सर्वेंट्स के प्रैक्टिस डोजो में चले जाते हैं, जहां फाइट होने वाली थी। टोकुगावा चाहता था कि डोपो को प्रॉपर्ली मुसाशी के बारे में समझाया जाए, इसलिए उसने कुछ टूल्स पहले
पहले से तैयार कर रखे थे। डॉपो भी समझ गया कि उसे क्या करना है, इसलिए वो अपनी टेक्निक्स दिखाना शुरू करता है। वो एक के बाद एक फीट्स दिखाता है, जैसे ब्रिक्स तोड़ना, वुडन पोस्ट को किक करना और ग्लास बॉटल्स को तोड़ना। लेकिन मुसाशी को ये सब असली मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि बस डांसिंग जैसा लगता है। ये बात सीधे सीधे डोपो को चैलेंज करने जैसी लगती है। अब दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। डोपो हेडबट से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मुसाशी तुरंत उस मूव को पढ़ लेता है और उसके साथ खेलता हुआ उसे रोक देता है। मुसाशी अपनी पिछली बातों के लिए माफी मांगता है और मानता है कि डोपो की स्किल्स बेहद शार्प है और वो एक पल में ओपोनेंट को खत्म कर सकता है। डोपो को शर्म महसूस होती है कि उसका हेडबट पहले ही प्रिडिक्ट हो गया था, लेकिन उस बॉल्ड हेड को छूने की भी कीमत होती है और दोनों इस बात को समझते थे। मुसाशी फिर से 2 इनविजिबल स्वॉर्ड्स समन कर लेता है। डोपो भी उन्हें देख सकता था, इसलिए वो बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो एक ऐसी स्वॉर्ड की रेंज में है जो दिखाई ही नहीं देती। मुसाशी तेजी से आगे बढ़ता है और डोपो की तरफ थ्रस्ट करता है। डोपो पहला थ्रस्ट बचा लेता है, लेकिन दूसरे इनविजिबल स्वॉर्ड से नहीं बच पाता और उसे सीधा स्लैश लग जाता है। मुसाशी हंसते हुए कहता है कि अभी तक डोपो बस नाच ही रहा था। इसके बाद वो सीधे उसके फेस की तरफ पंच मारता है। डोपो मुश्किल से खुद को गिरने से बचाता है और फिर पूरी सीरियसनेस के साथ मार्शल आर्ट्स स्टांस ले लेता है। मुसाशी शांत खड़ा होकर उसे ऑब्जर्व करता रहता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो पहले ही कट हो चुका है। डोपो को वो एहसास जरूर हुआ था, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ इमेजिनरी स्लैश था। वो कहता है कि मुसाशी की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो बिना असली स्वॉर्ड के यहाँ खड़ा है। मुसाशी मान जाता है कि शायद उसे डोपो को सेटिस्फाई करने के लिए असली स्वॉर्ड की जरूरत है। तोकुगावा तुरंत नेशनल ट्रेजर कुनिटोरा लेकर आता है, जो एक फैमिली स्वॉर्ड था। मुसाशी उसे ध्यान से देखता है और मानता है कि ये सच में एक शानदार तलवार है। फिर वो डोपो से थोड़ी देर वेट करने को कहता है। तोकुगावा डोपो को कंफर्म करता है कि ये आदमी असली मोजाशी है, कोई इम्पोस्टर नहीं। डोपो कहता है कि उसके लिए ये बात मायने नहीं रखती क्योंकि वो पहले ही मान चुका है कि ये असली है, तभी तो उसने उसे तलवार पकड़ने दी। तोकुगावा थोड़ा वरीड हो जाता है क्योंकि ये लकड़ी की स्टिक नहीं बल्कि असली स्वॉर्ड थी, लेकिन डोपो को कोई डर नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से कराटे में पूरा शरीर ही वेपन होता है। मुसाशी को ये बात सुनकर हंसी आ जाती है और वो डोपो को और प्रोवोक करने लगता है। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, दोनों के बीच फाइट तुरंत शुरू हो जाती है। डोपो सीधे मुसाशी के स्ट्राइक को फेस करता है, लेकिन मुसाशी असली स्लैश नहीं करता। वो समझाता है कि उसने सिर्फ ब्लेड को डोपो पर लाइटली प्रेस किया था। फिर वो एक लकड़ी उठाता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है ताकि दिखा सके कि असली स्लैश कैसा होता है। तभी अचानक मुसाशी के चेहरे से खून बहने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने डोपो को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब वो मानता है कि डोपो के लिम्स रेजर शार्प ब्लेड्स के जाल की तरह है। डोपो चुप खड़ा रहता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो हार चुका है। इसके बाद डोपो को मुसाशी के बारे में पूरी सच्चाई पता चल जाती है। उस फाइट में डोपो हर तरह से हार गया था। ये पूरी तरह डिफीट थी, लेकिन अजीब तरह से सेटिस्फाइंग भी थी। जापान की अनमैच्ड शार्प सोर्ड ने उसे हरा दिया था। मुसाशी ने बिना कोई घाव दिए जीत हासिल की और यही मर्सी डोपो को सबसे ज्यादा चुभती है। उसके लिए ये स्लैश से भी ज्यादा दर्दनाक था। डोपो तोकुगावा का धन्यवाद करता है क्योंकि मार्शल टेक्स्ट्स पढ़ने और याद करने के बाद भी उस पल उसे एहसास हुआ कि वो असल में कुछ भी नहीं समझ पाया था। तोकुगावा उससे उसके आगे के प्लान्स पूछता है और डोपो फैसला करता है कि वो कुछ समय के लिए सॉलिट्यूड में चला जाएगा। बोल्ट नाम के बॉक्सर चैंपियन को हराने के बाद रेत्सुको काइजर से चैंपियनशिप बेल्ट मिलती है। उस समय लोगों की रिकॉग्निशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि उसी पल रेत्सु ने बॉक्सर के रूप में अपना करियर खत्म करने का फैसला कर लिया। अब ना कोई टाइटल डिफेंस होगा और ना ही कोई बॉक्सिंग मैच। उसने तय किया कि वो जापान वापस जाएगा और अपने चाइनीज कुंग फू के साथ किसी वर्दी ओपोनेंट से लड़ेगा। कुछ समय बाद रेत्सु को डोपो की हार की खबर मिलती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि डोपो जैसा मास्टर इतनी बुरी तरह हार गया। कत्सुमी बताता है कि डोपो ने उस हार को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उसके दिल में कोई रिजेंटमेंट नहीं है। कत्सुमी खुद भी मुसाशी से लड़ना चाहता है। रेत्सु पूछता है कि ओपोनेंट किस तरह का वेपन इस्तेमाल करता है। कत्सुमी को अजीब लगता है कि कराटे और कुंग फू का मास्टर होकर भी रेत्सु ओपोनेंट से डर रहा है। रेत्सु ने पहले ही वो वीडियो देख लिया था जिसमें मुसाशी ने आसानी से पुलिस ऑफिसर्स को हरा दिया था, इसलिए वो कत्सुमी को सलाह देता है कि अगर वो सच में मुसाशी से लड़ना चाहता है तो वेपन इस्तेमाल करने में बिल्कुल हेजिटेट न करे। दूसरी तरफ मोजाशी एक लाइटर से खेल रहा था और उसे ये छोटा सा टूल बेहद फैसिनेटिंग लग रहा था। इसके बाद उसने स्ट्रॉ चारकोल और हॉर्स फैट मिलाकर एक ऑइंटमेंट बनाया और उसे अपने चेहरे के घाव पर लगाया। तभी तोकुगावा फिर उससे मिलने आता है और उसे अंडरग्राउंड एरिना में ले जाता है जहाँ रेत्सु उसका इंतजार कर रहा था। तोकुगावा समझाता है कि इस एरिना में वेपन्स इस्तेमाल करने की अनुमति है। मोजाशी समझ जाता है कि ये रूल खुद रेत्सु ने रिक्वेस्ट किया था। रेत्सु कहता है कि उसने ये मोजाशी के लिए किया है क्योंकि बिना स्वॉर्ड के भी मोजाशी बहुत खतरनाक ओपोनेंट है, लेकिन वो एक अनमैच्ड स्वॉर्ड्समैन है। इसलिए कुंग फू प्रैक्टिशनर होने के नाते अगर वो बिना स्वॉर्ड के जीत गया तो उस जीत का कोई मतलब नहीं होगा। मुसाशी हैरान हो जाता है कि रेत्सु को लगता है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जीत सकता है। रेत्सु मानता है कि उसे खुद भी उस पर डाउट है, लेकिन असली मीनिंग तभी होगा जब स्वॉर्ड्स इस्तेमाल हो। मुसाशी की बॉडी से एक भयानक किलिंग इंटेंट निकलने लगती है। रेत्सु तुरंत अटैक करता है क्योंकि उसकी लेग प्रोस्थेटिक थी। मुसाशी उस लेग को तोड़ देता है, लेकिन उसी पल रेत्सु उसे फेस पर जोरदार किक मार देता है और मुसाशी अरीना फ्लोर पर गिर जाता है। तोकुगावा को समझ नहीं आता कि रेत्सु ने पहले अटैक क्यों किया। रेत्सु बताता है कि उसे इतनी खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस हुई कि उसे तुरंत स्ट्राइक करना पड़ा। वो अपने प्रोस्थेटिक लेग का भी धन्यवाद करता है जिसने उसकी मदद की। इसके बाद रेत्सु वहां से चला जाता है और 3 दिन बाद
रीमैच का समय तय होता है। मोजाशी मानता है कि रेत्सु एक बहुत लाइकेबल इंसान है। कुछ समय बाद मोटोबे तोकुगावा से मिलने आता है और कहता है कि उसे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ जानता है। उसे ये भी पता है कि रेत्सु और मुसाशी जल्द ही फाइट करने वाले हैं और उसके हिसाब से ये मैच देखने लायक होगा, क्योंकि वो दोनों फाइटर्स की असली ताकत समझता है। तोकुगावा अंदाजा लगाता है कि मोटोबे भी फाइट करना चाहता होगा, लेकिन मोटोबे कहता है कि वो लड़ना नहीं बल्कि किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तोकुगावा पूछता है कि वो किसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। मोटोबे समझाता है कि मोजाशी को सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर समझना गलत होगा, क्योंकि उस एरा के सामुराई कई तरह के वेपन्स और मार्शल आर्ट्स जानते थे। मोटोबे कहता है कि वो खुद भी कुछ हद तक वैसा ही फाइटर है, इसलिए उसके अलावा शायद कोई भी अपने एलाइज को मोजाशी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी दौरान रेत्सु अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और कई तरह के वेपन्स को कंबाइन करके प्रैक्टिस करता है। काकू मानता है कि रेत्सु की वेपन स्किल्स पहले से बहुत ज्यादा शार्प हो चुकी हैं। इसके बाद रेत्सु अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग जारी रखता है और शिया टेक्निक को मास्टर कर लेता है, जिससे उसका बॉडी एक थिक वॉल की तरह बन जाता है जो नॉर्मल अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसी समय उसका बॉडी फेदर की तरह हल्का भी हो जाता है और उसका पूरा शरीर फ्लेक्सिबल और डेलिकेट महसूस होने लगता है। उसका पूरा बॉडी इतना हल्का हो जाता है जैसे पेपर हो। आखिरकार वो फेदर स्टेट तक पहुंच जाता है। उस स्टेट में वॉल जैसी डिफेंस गायब हो जाती है और वही शिया की सबसे परफेक्ट फॉर्म होती है। उस हालत में अगर ओपोनेंट सोर्ड भी इस्तेमाल करे तो भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद काकू अपने स्टूडेंट्स को चाइनीज सोर्ड टेक्निक्स सिखाता है और साथ साथ ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट्स के प्रिंसिपल्स भी समझाता है। कुछ समय बाद रेत्सु और काकू स्पैरिंग करते हैं और काकू चाहता है कि रेत्सु स्वॉर्ड की मूवमेंट के साथ फ्लो करना सीख जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर सका तो मोजाशी भी उसे काट नहीं पाएगा। उधर मोजाशी भी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और हवा में उड़ते हुए लीव्स को काटने की प्रैक्टिस करता है। सिर्फ 2 स्लैश में वो एक लीफ को 4 टुकड़ों में काट देता है। दूसरी तरफ रेत्सु की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी और वो काकू के सोर्ड अटैक्स से बचने में सफल हो जाता है। काकू उसकी तारीफ करता है और कहता है कि सिर्फ चौथी कोशिश में ही वो फेदर जितना हल्का हो गया है। फाइनल बैटल के लिए सब कुछ तैयार था और काकू एक बार फिर रेत्सु को एक्नॉलेज करता है। तभी मोटोबे वहां पहुंच जाता है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये चाइल्डिश ट्रिक्स मोजाशी के सामने कुछ भी नहीं है। उधर मोजाशी आसानी से एक फेदर को भी 2 हिस्सों में काट देता है। तोकुगावा हैरान रह जाता है कि मुसाशी इतनी लंबी और भारी स्वॉर्ड को कितनी आसानी से और कितनी तेज गति से खींच सकता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इंसानी आंख उसे ठीक से देख भी नहीं सकती थी। मुसाशी समझाता है कि स्वॉर्ड हमेशा हिप्स से ड्रॉ की जाती है और स्लैश भी हिप्स से ही निकलता है। काकू मोटोबे की बात से सहमत नहीं होता, लेकिन मोटोबे कहता है कि वो चाइनीज है, इसलिए जापान के वॉरिंग स्टेट्स एरा को नहीं समझ सकता। उस समय जब 2 आदमी आमने सामने खड़े होते थे तो उनमें से एक को मरना ही पड़ता था और यही चीज मॉडर्न मार्शल आर्ट्स से बिल्कुल अलग थी। रेत्सु इस बात को समझ जाता है और मोटोबे से उसे गाइड करने के लिए कहता है, लेकिन मोटोबे उसे फाइट से हटने को कह देता है, क्योंकि अगर बेयर हैंड्स फाइटर्स भी मुसाशी को नहीं हरा सकते तो सोर्ड के साथ तो बिल्कुल नहीं। रेत्सु इस ह्यूमिलिएशन को स्वीकार नहीं करता। मोटोबे कहता है कि मुसाशी हर चीज को काट सकता है, इसलिए अगर रेत्सु उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा तो उसे आगे लड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रेत्सु समझ जाता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो पहले मोटोबे को हराना पड़ेगा। दोनों तुरंत अटैक शुरू कर देते हैं। मोटोबे अपने नेक से रेत्सु का आर्म लॉक कर लेता है, लेकिन रेत्सु किसी तरह छूट जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसका एल्बो लगभग क्रश हो चुका था। मोटोबे कहता है कि वो होल्ड बैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो मोजाशी की तलवार से कटने से बेहतर है। रेत्सु लगातार अटैक करता है और मोटोबे काउंटर अटैक करता है, लेकिन रेत्सु हर टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर देता है। कत्सुमी ये देखकर मानता है कि दोनों फाइटर्स बिल्कुल अलग लेवल के हैं। मोटोबे फिर खड़ा होता है, लेकिन काकू उसे अचानक नॉकआउट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका स्टूडेंट फाइट से पहले इंजर्ड हो जाए। इसके बाद नया दिन आता है और टोक्यो डोम के नीचे अंडरग्राउंड एरिना फिर से क्योस से भर जाता है। आज का दिन बाकी फाइट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि सभी लोग एक लेजेंडरी बैटल देखने आए थे। रेत्सु मेंटली तैयार होकर अरीना में उतरने वाला था। बाकी भी उसे सपोर्ट करने आया था और उसे लगता था कि आज का मैच रेत्सु की स्टाइल के लिए परफेक्ट है। बाकी मानता है कि ये फाइट बहुत फेयर है, क्योंकि ओपोनेंट एक समुराई है और वेपन्स इस्तेमाल करना इस फाइट को सही मायने में बैलेंस्ड बनाता है। बाकी को तो थोड़ा जेलसी भी महसूस होता है। जल्द ही मैच का समय आ जाता है और रेत्सु और मुसाशी दोनों रेडी हो जाते हैं। दोनों लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही असली मुसाशी अरीना में आता है, क्राउड जोर से चीयर करने लगता है और सभी मानते हैं कि वो बेहद कूल दिख रहा है। रेत्सु भी अरीना में प्रवेश करता है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अरीना के सेंटर में पहले से कई वेपन्स रखे गए थे, क्योंकि इस मैच के स्पेशल रूल्स थे। फायर आर्म्स को छोड़कर हर वेपन अलाउड था। ड्रम की आवाज के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू हो जाती है और पूरा क्राउड चुप होकर देखने लगता है, क्योंकि ये सिर्फ जीत हार की लड़ाई नहीं थी। रेत्सु अपना शर्ट उतारता है और उसके नीचे छिपे कई थ्रोइंग नाइफ्स दिखाई देते हैं। वो तुरंत एक नाइफ उठाकर मुसाशी की तरफ फेंक देता है, लेकिन मुसाशी आसानी से बच जाता है। स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन मुसाशी ने अटैक को परफेक्टली पढ़ लिया। रेत्सु एक के बाद एक नाइफ्स फेंकता है, लेकिन मुसाशी हर अटैक को डॉज करके काउंटर कर देता है। फिर नाइफ्स की एक और वेव आती है और मुसाशी सबको संभाल लेता है। आखिरी नाइफ आते ही वो उसे अपनी सोर्ड से बीच में काट देता है। इस ओपनिंग सीन ने सभी स्पेक्टेटर्स को स्टन कर दिया। सबको साफ दिखाई दे रहा था कि लेजेंडरी सोर्ड्समैन मुसाशी सच में उनके सामने खड़ा है। रेत्सु के पास नाइफ्स खत्म हो जाते हैं और वो अपना शर्ट पूरी तरह उतार देता है। इस बार वो उसी शर्ट को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है और
उसे जमीन पर पटक कर सैंड और डिब्री मुसाशी की तरफ उछाल देता है। बार बार सैंड की वेव्स उसकी तरफ जाती हैं, लेकिन मुसाशी बिना हिले खड़ा रहता है। उसकी आंखों में सैंड पड़ने के बाद भी वो कोई ओपनिंग नहीं देता। वो रेट्सू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है, पहले नाइफ्स फेंकना फिर सैंड फेंकना। वो उसे प्रोवोक करता है कि अगर हिम्मत है तो पास आकर लड़ो। इसके बाद रेट्सू अपना शर्ट सीधे मुसाशी की तरफ फेंकता है और मुसाशी सोचता है कि अब उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं बची होगी, लेकिन जैसे ही वो शर्ट को काटता है उसी पल रेट्सू का अटैक उस पर लग जाता है और मुसाशी जमीन पर गिर जाता है। रेट्सू खुश हो जाता है कि आखिरकार उसने हिट कर दिया, लेकिन मुसाशी तुरंत खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे से खून बह रहा होता है। अब रेट्सू 9 सेक्शन व्हिप से अटैक करना शुरू करता है और दूरी बनाए रखता है। मुसाशी उसके टेक्निक को ध्यान से एनालाइज करता है और अचानक हंस पड़ता है। फिर वो अपनी सोर्ड जमीन पर गिरा देता है। रेट्सू तुरंत अटैक करता है, लेकिन इस बार मुसाशी आसानी से डॉज कर देता है और व्हिप के दोनों सिरों को पकड़ लेता है। वो उसे घुमाकर टेस्ट करता है और कहता है कि ये किसी की जान लेने के लिए काफी मजबूत नहीं है, स्टील भी बहुत कमजोर है। इसलिए वो विश्वास नहीं कर पाता कि रेट्सू इस टॉय से उसे हराना चाहता था। रेट्सू को समझ नहीं आता कि वो आगे अटैक क्यों नहीं कर पा रहा। मुसाशी उसे पुकार कर कहता है कि वो दिखाएगा कि 9 सेक्शन व्हिप असल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट छोड़ता है और एक ही स्विंग में वेपन को तोड़ देता है। क्राउड शॉक में चिल्ला उठता है और काकू गुस्से से भर जाता है, क्योंकि ये वही वेपन था जिससे उसने अपनी जवानी में ट्रेनिंग की थी। मुसाशी अपनी स्वॉर्ड रेट्सू की तरफ फेंक देता है और कहता है कि अगर वो समुराई से लड़ना चाहता है तो स्वॉर्ड इस्तेमाल करे। हैरानी की बात ये थी कि रेट्सू सच में स्वॉर्ड उठाकर मुसाशी पर कई वार कर देता है और लगातार अटैक्स से उसे गिरा देता है। मुसाशी फिर अरीना फ्लोर पर गिर जाता है। रेट्सू कहता है कि रूमर सही थे कि मुसाशी कावर्ड है, लेकिन वो खुद एक असली मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए वो मुसाशी को अनार्म्ड हालत में पास नहीं आने देगा। स्पेक्टेटर्स चाहते हैं कि रेट्सू तुरंत फाइट खत्म कर दे। मुसाशी कहता है कि जब वो गिरा था वही रेट्सू का जीतने का एकमात्र मौका था और अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्राउड हंसने लगता है, क्योंकि हिस्ट्री में भी मुसाशी ने ऐसा ही कहा था और बाद में जीत गया था। मुसाशी हैरान होता है कि उसकी बात आज भी फेमस है। रेट्सू कहता है कि वो कोड बहुत मशहूर हो चुका है। अचानक मुसाशी स्वॉर्ड को एरिना के सेंटर में वेपन्स के ढेर की तरफ फेंक देता है और सीधा रेट्सू की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार वो बेयर हैंड से लड़ना चाहता था। रेट्सू तुरंत रिएक्ट करता है और अपने हेयर को भी वेपन बनाकर मुसाशी की आंखों पर अटैक करता है। वो किसी भी हालत में उसे पास नहीं आने देना चाहता था। तभी मुसाशी अचानक रेट्सू की प्रोस्थेटिक लेग पकड़ लेता है और कहता है कि पहले जो जॉ पर पंच पड़ा था वो काफी इंप्रेसिव था। रेट्सू हैरान रह जाता है कि कोई इंसान एक हाथ से उसके 100 किलोग्राम बॉडी को उठा सकता है। मुसाशी उसकी तारीफ करता है कि उसने अपने हेयर को वेपन बना लिया। रेट्सू लगातार अटैक करता है, लेकिन मुसाशी उसे पकड़कर ऐसे घुमाता है जैसे सोड घुमा रहा हो और उसे जोर से अरीना फ्लोर पर पटक देता है। फिर भी रेट्सू किसी तरह खड़ा हो जाता है। शायद ये चाइनीज मार्शल आर्ट्स का आखिरी प्राइड था, लेकिन असल में रिजल्ट पहले ही तय हो चुका था, क्योंकि मुसाशी के स्ट्राइक के बाद रेट्सू हार चुका था। मुसाशी आगे बढ़ता है और रेट्सू वहीं जमे हुए खड़ा रह जाता है। एक बार फिर रेट्सू पर हमला पड़ता है और वो तुरंत होश में आ जाता है। वो तुरंत रिएक्ट करता है और फाइट जारी रखने की तैयारी कर लेता है। वो फिर से अग्रेसिव अटैक्स शुरू करता है, लेकिन उसके हर पंच को मुसाशी पहले ही पढ़ लेता है। रेट्सू लगातार पंचेस और किक्स से हमला करता रहता है, लेकिन मुसाशी हर मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है और इसी दौरान रेट्सू का एल्बो भी डिसलोकेट हो जाता है। काकू चुपचाप उम्मीद कर रहा था कि उसका स्टूडेंट किसी तरह बच जाए। मुसाशी अचानक एक सोर्ड उठा लेता है, लेकिन वो अब भी इन वेपन्स को सिर्फ टॉयज समझता है। वो बस एक स्विंग करता है और ब्लेड टूट कर बिखर जाता है। फिर वो दूसरा वेपन उठाता है और कहता है कि ये तो किचन के काम के लायक भी मुश्किल से है। तभी अचानक रेट्सू बाकी की फाइटिंग स्टांस ले लेता है। वहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत उस पोस्चर को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो बाकी की कॉम्बैट स्टांस थी। बाकी खुद हैरान रह जाता है कि रेट्सू ने उससे ये स्टांस सीख ली थी और उसे समझ नहीं आता कि रेट्सू क्या करने वाला है। मुसाशी धीरे धीरे रेट्सू की तरफ बढ़ता है और इस समय रेट्सू की एक आर्म और एक लेग लगभग बेकार हो चुकी थी। मुसाशी एक बेहद खतरनाक किलिंग इंटेंट छोड़ता है, लेकिन रेट्सू बिल्कुल नहीं डरता। वो तैयार था कि अगर उसे 2 हिस्सों में भी काट दिया जाए तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। रेट्सू वहीं खड़ा रहकर मुसाशी के अटैक का इंतजार करता है। जब मुसाशी सोर्ड निकालकर अटैक नहीं करता तो रेट्सू गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मुसाशी मानता है कि रेट्सू सच में एक असली वॉरियर है। तभी अचानक रेट्सू बॉडी फ्लिप करके मुसाशी के फेस पर जोरदार किक मार देता है। सभी लोग मान लेते हैं कि रेट्सू सच में जीनियस है, क्योंकि उसने फिर से मुसाशी को गिरा दिया। रेट्सू मन ही मन बाकी को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी स्टैंस की वजह से वो ये अटैक कर पाया। स्पेक्टेटर्स को लगता है कि अब मुसाशी खड़ा नहीं हो पाएगा और सभी चाहते हैं कि रेट्सू फाइट खत्म कर दे। रेट्सू फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मुसाशी ऐसा होने नहीं देता। अब तक वो बस हारने का नाटक कर रहा था। अचानक मुसाशी बैंडेज से रेट्सू का गला जकड़ लेता है और उसी तरह उसके आर्म्स और लेग्स भी बांध देता है। मुसाशी कहता है कि ये उसकी बाइंडिंग टेक्निक है। ऑडियंस को लगता है कि मुसाशी डर्टी फाइटिंग कर रहा है, क्योंकि उसने अचानक हमला किया, लेकिन मुसाशी कहता है कि ये एक लेजिटिमेट काउंटर अटैक था जिसने रेट्सू की ओपनिंग का फायदा उठाया। काकू समझ जाता है कि सब खत्म हो चुका है। रेट्सू ना तो बेहोश हुआ था और ना ही काटा गया था, लेकिन अब उसका बॉडी पूरी तरह सील हो चुका था। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये हार सबसे बुरी हार होती है, क्योंकि वो हिल भी नहीं सकता। रेट्सू मुसाशी से कहता है कि उसे काट दिया जाए। मुसाशी कहता है कि अब रेट्सू के पास ये अधिकार भी नहीं है कि कोई उसे काटे। ये सुनकर रेट्सू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुसाशी मानता है कि आज उसे काफी मार पड़ी है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और रेट्सू के पास आता है। फिर वो पास पड़े
बड़े ब्लेड को 2 हिस्सों में काट देता है और कहता है कि यही असली स्लैश होता है। आखिरकार रिस्पेक्ट दिखाते हुए वो रेत्सु को काटने का फैसला करता है। ऑडियंस सांस रोके देखती रहती है और मुसाशी पूरी सीरियसनेस के साथ फाइनल स्लैश करता है। रेत्सु के बॉडी पर बंधी बैंडेजेस खुल जाती हैं और रेत्सु तुरंत काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोजाशी का स्लैश सीधे उस पर पड़ता है। उसी पल रेत्सु फोर्स डिसिपेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है ताकि डैमेज कम हो सके, लेकिन फिर भी उसकी प्रोस्थेटिक लेग दोबारा कट जाती है और उसे पीछे हटना पड़ता है। काकू को यकीन नहीं होता कि फोर्स डिसिपेशन टेक्निक भी टूट गई। हालांकि उस टेक्निक की वजह से घाव शैलो रहा और उसकी जान बच गई। फिर भी रेत्सु दोबारा अटैक की मांग करता है और स्टैंस लेकर खड़ा हो जाता है। मसाशी समझ जाता है कि ये अब डिफेंसिव स्टैंस भी नहीं रहा। रेत्सु फिर से दौड़कर अटैक करता है। मसाशी स्वॉर्ड घुमाता है, लेकिन इस बार रेत्सु का पंच उसे रोक देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। खुद मोजाशी भी चौंक जाता है कि रेत्सु इस लेवल तक पहुंच गया। रेत्सु बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि उसने स्वॉर्ड स्लैश रोक लिया। मोजाशी मानता है कि रेत्सु ने असली कॉन्सेप्ट समझ लिया है, क्योंकि जिस ईरा में सोर्ड्स नहीं होते वहाँ फिस्ट ही सोर्ड बन जाती है। लेकिन इसके बाद मुसाशी फाइट खत्म कर देता है। रेत्सु को एक गहरा स्लैश लगता है और वो आखिरकार गिर जाता है। उस पल उसे समझ आता है कि सच में कटने का एहसास कैसा होता है। उसका बॉडी 2 हिस्सों में टूटने लगता है और वो समझ जाता है कि अब काउंटर अटैक करना इम्पॉसिबल है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर गिरने लगते हैं और लाइफ एंड डेथ बैटल यहीं खत्म हो जाती है। मुसाशी ऑफिशियल विनर बन जाता है और पूरा अरीना अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। लोगों को शर्म महसूस होती है कि उन्होंने ऐसी लड़ाई देखी जहां एक वॉरियर मर गया। आमतौर पर विनर की तारीफ की जाती है, लेकिन मोजाशी के लिए कोई अपलॉज नहीं होता। वो बस वहीं खड़ा रहता है अनमैच्ड वॉरियर की तरह। बाद में रेत्सु के बॉडी को प्रॉपर्ली बैंडेज करके रखा जाता है और सभी लोग उसके लिए शोक मनाते हैं। तोकुगावा सबसे पूछता है कि क्या उसने गलती की थी। काकू कहता है कि ये फाइट खुद रेत्सु की इच्छा थी, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं थी। बाद में तोकुगावा और मोजाशी आपस में बात करते हैं। तोकुगावा पूछता है कि मोजाशी को रेत्सु कैसा लगा। मोजाशी कुछ देर सोचकर कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साकुगारा के बैटलफील्ड में लड़ रहा हो, जहां उसने अकेले कई दुश्मनों का सामना किया था। तोकुगावा समझ जाता है कि इसका मतलब है कि रेत्सु सच में बहुत फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था। मोजाशी मानता है कि उसे रेत्सु पसंद आ गया क्योंकि उसने बेयर फिस्ट से उसका स्लैश रोक लिया था। उसे रेत्सु की ट्रेनिंग, उसकी सोच और उसकी स्टबर्न टेनेसिटी बेहद पसंद आई। साथ ही वो मानता है कि किसी हद तक वो रेत्सु से डर भी गया था। तोकुगावा उसे धन्यवाद देता है क्योंकि ये शब्द रेत्सु की आत्मा को शांति देंगे। इसके बाद तोकुगावा मुसाशी से पूछता है कि जीनियस स्वॉर्ड्समैन सासाकी और रेत्सु में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो सोचता है कि फिस्ट के मास्टर और स्वॉर्ड के मास्टर की तुलना का जवाब क्या होगा। अचानक मोजाशी जवाब देता है फोशिमा आइलैंड, और तोकुगावा समझ जाता है कि वो सासाकी की बात कर रहा है क्योंकि उनका बैटल वहीं हुआ था। मोजाशी उस पुराने बैटल को याद करने लगता है और तोकुगावा को शक होता है कि शायद सासाकी मोजाशी का सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं था। वे मुसाशी साफ कहता है कि सासाकी बस एक ऑर्डिनरी फाइटर था। ये सुनकर तोकुगावा पूरी तरह हैरान रह जाता है। मोजाशी जोर देकर कहता है कि सासाकी में कुछ खास नहीं था। फिर तोकुगावा पूछता है कि रेत्सु की तुलना में वो कैसा था। मोजाशी कहता है कि अगर स्ट्रेंथ को एक बड़े युद्ध की तरह माना जाए तो रेत्सु को ऑर्डिनरी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिन 3 ओपोनेंट से वो लड़ चुका है वो सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉरियर्स थे। उसके हिसाब से वॉरिंग स्टेट्स ईरा में भी ये तीनों फाइटर्स फेमस वॉरियर्स बन सकते थे। तोकुगावा को हैरानी होती है कि मुसाशी उन्हें बस याद रखने लायक मान रहा है। इसके बाद मुसाशी अगली फाइट का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान बाकी मोटोबे के पास जाता है और उसे एंशिएंट मार्शल आर्ट्स सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मोटोबे उसे मना कर देता है। मोटोबे को अफसोस है कि वो रेत्सु को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसे लगता है कि बाकी भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सबको मुसाशी की डिमोनिक पावर से बचाना चाहता है। बाकी इस बात को स्वीकार नहीं करता और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बाकी कहता है कि उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मोटोबे उसे याद दिलाता है कि रेत्सु की मौत कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मोटोबे मानता है कि उसने मार्शल आर्ट्स के अल्टीमेट डेस्टिनेशन को अपनी आंखों से देखा है। फिर भी उसे अफसोस है कि अभी तक किसी ने मोजाशी को उसकी पूरी ताकत से लड़ते नहीं देखा। मोटोबे सोचता है कि मोजाशी अभी और भी कई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता है, इसलिए वो केयरलेस होकर नहीं हारेगा। इसी वजह से मोटोबे मानता है कि सबको प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी ये मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार दोनों इस बात का फैसला फाइट से करने का तय करते हैं। बाकी सबसे पहले अटैक करता है, लेकिन अचानक मोटोबे उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अगले ही पल मोटोबे पीछे से डैगर निकालकर बाकी को थ्रेटन करता है। बाकी हैरान रह जाता है क्योंकि मोटोबे ने पहले से स्मोक बॉम्ब भी तैयार कर रखा था। मोटोबे बताता है कि ये निंजा स्मोक बॉम्ब है और ये असली कॉम्बैट स्ट्रेटेजी है। वो समझाता है कि रियल फाइट में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं और मुसाशी भी इसी तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। बगी को समझ आता है कि असली बैटल में वो पहले ही मर चुका होता। मोटोबे सब कुछ समझाता है ताकि बाकी ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार हो सके। मोटोबे कहता है कि इस तरह की फाइटिंग स्टाइल में मास्टरी सिर्फ उसी को हासिल है, इसीलिए मुसाशी को रोकने की जिम्मेदारी भी उसी की है। उधर अचानक पुलिस मुसाशी को अरेस्ट कर लेती है। तोकुगावा को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उत्सुमी बताता है कि मुशी पर मर्डर का शक है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। कई विटनेसेस ने पुलिस हेडक्वार्टर्स में बयान दिया है कि मुसाशी ने सोर्ड से कई लोगों को मार डाला। उत्सुमी तोकुगावा से कहता है कि वो इस मामले को संभाल लेगा और मुसाशी के साथ अनफेयर बिहेवियर नहीं होगा। मुसाशी आसानी से हैंडकफ्स निकाल देता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्द वापस आ जाएगा।
बाहर बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर्स जमा हो चुके थे। मुसाशी इतनी भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। उत्सुमी उन्हें पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन मुसाशी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी फोर्स भी उसे रोक नहीं सकती। फिर भी जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो उसे वो बस कमजोर फाइटर्स का एक ग्रुप लगते हैं। इसके बाद मोजाशी पुलिस चीफ उत्सुमी के साथ वहां से चला जाता है। मिवातेओ नाम का चीफ इंस्पेक्टर भी वहां मौजूद था, जो खुद एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन था। उसने मुसाशी के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वो उससे मिलना चाहता था। कुछ देर बाद मोजाशी को वहां लाया जाता है और दोनों बैम्बू स्वॉर्ड से स्पैरिंग करने का फैसला करते हैं। मीवा को लगता है जैसे उसके सामने कोई मॉन्स्टर खड़ा हो। मुसाशी बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और अचानक वुडन स्वॉर्ड से हमला करता है। मीवा उस अटैक को सीधे झेलता है, लेकिन उसी पल पूरी तरह हार जाता है। वहां मौजूद सभी लोग शॉक में पड़ जाते हैं। इसके बाद मुसाशी पूछता है कि क्या अब वो घर जा सकता है, क्योंकि उसने उत्सुमी से पहले ही अग्रीमेंट किया था। तभी अचानक शिबुकावा वहां पहुंचता है। मोजाशी मानता है कि बहुत समय बाद उसने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसका बैलेंस इतना सॉलिड है। शिबुकावा भी उससे मिलकर खुश होता है, क्योंकि दोनों जापान के मास्टर्स माने जाते हैं। उत्सुमी सोचता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन शिबुकावा कहता है कि वो खुद की तुलना मोजाशी से नहीं करना चाहता। उसके लिए मोजाशी से मिलना ही बहुत बड़ा सम्मान है। वो मोजाशी से हैंडशेक करने की रिक्वेस्ट करता है और मोजाशी उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन अचानक मोजाशी महसूस करता है कि वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा। उसे लगता है जैसे कोई सॉर्सरी हो रही है। शिबुकावा कहता है कि मुसाशी अब उसके कंट्रोल में है। मुसाशी पर इतना भारी प्रेशर पड़ता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। शिबुकावा कहता है कि रेट्सू उसका दोस्त था और ये कहते ही वो मुसाशी के फेस पर पंच मार देता है। वो कहता है कि मुसाशी इसके लायक था। मुसाशी फिर खड़ा हो जाता है और शिबुकावा कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि ये रिवेंज नहीं था बल्कि उसकी पर्सनल इमोशन थी। मसाशी मानता है कि शिबुकावा की टेक्निक बेहद इंप्रेसिव है, क्योंकि सिर्फ हैंडशेक से ही वो पूरी तरह कंट्रोल हो गया था। शिबुकावा समझाता है कि जब किसी वॉरियर की स्वॉर्ड बैटल में खो जाती है तो उसे ग्रैपलिंग टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। इसी टेक्निक को लोग अकी कहते हैं। फिर शिबुकावा अपना नाम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है और उत्सुमी से कहता है कि शायद चीजें अब शुरू हो चुकी हैं। उसी पल मोजाशी अचानक मूव करता है और शिबुकावा को एहसास होता है कि वो पहले ही कट हो चुका है। वो मानता है कि सरप्राइज अटैक्स मुसाशी की स्पेशलिटी है और वो एक लेजेंडरी ट्रिकस्टर समुराई है। मुसाशी वोल्केनो की तरह किलिंग इंटेंट छोड़ता है और अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड और शॉर्ट स्वॉर्ड समन कर लेता है। फिर वो तेजी से शिबुकावा पर हमला करता है और शिबुकावा को फिर से कट लग जाता है। तेज दर्द की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब वो जागता है तो उसे एहसास होता है कि मोजाशी सच में एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, जिसके मूव्स में जरा भी ओपनिंग नहीं होती। शिबुकावा आगे बढ़कर उसका हाथ मिलाता है और मान लेता है कि वो हार गया। इसके बाद मोटोबे युजिरो से मिलने जाता है और दोनों साथ में साके पीते हुए बात करते हैं। युजिरो पहले से ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसे पता है कि मोजाशी बाहर काफी कियोस मचा रहा है। वो भी उससे मिलना चाहता है, लेकिन मोटोबे उसे मना करता है, क्योंकि मोजाशी ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसे युजिरो आसानी से हैंडल कर सके। युजिरो इस बात पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि आखिर मोजाशी को कौन रोक सकता है। मोटोबे फिर वही जवाब देता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर युजिरो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और मोटोबे पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मोटोबे स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है। युजिरो गहरे सोच में डूब जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक उसने कभी किसी को खुद की प्रोटेक्शन करने नहीं दी थी। किसी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना उसके लिए बिल्कुल अजनबी कांसेप्ट था और यही बात उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। मोटोबे खुद भी हैरान था कि वो युजिरो जैसे मॉन्स्टर के गुस्से के सामने टिक गया और बचकर निकल आया। फिर भी मोटोबे फैसला करता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन युजिरो सीधे तोकुगावा के घर पहुंचता है, जहां तोकुगावा और मुसाशी साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। युजिरो पूछता है कि आखिर तोकुगावा ने किसे यहाँ बुलाया है। इसके बाद दोनों मॉन्स्टर्स आमने सामने आ जाते हैं और फिर साथ बैठकर साके पीने लगते हैं। दोनों एक साथ अपने कप्स खाली करते हैं और मुसाशी पूछता है कि युजिरो उसके अंदर क्या देख रहा है। युजिरो को यह सवाल थोड़ा बेवकूफी भरा लगता है, क्योंकि वो बस इस बात से खुश है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मोजाशी उसके सामने खड़ा है। उसे लगता है जैसे उसका सपना सच हो गया हो और उस पल उसे मोजाशी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों साथ बैठकर पीते और बातें करते रहते हैं और मोजाशी अपने पुराने गौरवशाली दिनों की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि उसे फेम, एडमिरेशन और प्राइज सब कुछ चाहिए था। वो ऐसा इंसान बनना चाहता था जिसे कोई इग्नोर न कर सके और जो इस दुनिया में सबसे ऊपर उठे। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, वो अचानक युजिरो पर स्लैश कर देता है, लेकिन युजिरो आराम से साके पीता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोजाशी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसने आयरन आर्मर पर वार किया हो। ये पहली बार था जब वो किसी इंसान को काट नहीं पाया था। युजिरो कहता है कि ये काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि तलवार अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी और मोजाशी पहले ही मान रहा है कि वो किसी को काट नहीं सकता। फिर युजिरो सिर्फ एक उंगली से साके बॉटल को 2 हिस्सों में काट देता है। कांच का एक टुकड़ा उड़कर मुसाशी के चेहरे से टकराता है। इसके बाद युजिरो तोकुगावा से कहता है कि मुसाशी की स्वॉर्ड्स तुरंत ले आए। मोजाशी मानता है कि युजिरो सच में बहुत जेनरस इंसान है और दोनों तुरंत बाहर यार्ड में फाइट करने चले जाते हैं। काफी समय बाद मोजाशी फिर से अपनी दोनों स्वॉर्ड्स पकड़ता है और उन्हें तुरंत ड्रॉ कर लेता है। उसी पल युजिरो तेजी से आगे बढ़कर तलवार को पकड़ लेता है और उसे वार्निंग देता है कि वो ज्यादा एरोगेंट न बने। युजिरो अचानक मुसाशी के फेस पर जोरदार स्लैप मार देता है। फिर वो तलवार को पकड़े हुए आगे बढ़ता रहता है और दोनों ब्लेड के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। मुसाशी मानता है कि युजिरो बेहद फियर्स फाइटर है, क्योंकि उसे याद भी नहीं कि कब उसे वॉर लगा, लेकिन वो मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। ये सब उसे इस इरा के मार्शल आर्टिस्ट्स ने सिखाया था, क्योंकि बिना सोर्ड्स के जीने वाले फाइटर्स ने अलग लेवल हासिल कर लिया था।
लेकिन ये मोजाशी की असली स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं थी। दोनों ब्लेड को पकड़े हुए लगातार भिड़ते रहते हैं और आखिरकार दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। टोकुगावा इस बैटल को देखकर एक्साइटमेंट से भर जाता है। मुसाशी पहले अटैक करता है, लेकिन यूजिरो ट्विन स्लैश को ब्लॉक और डॉज कर देता है। हालांकि उस अटैक से उसकी थाई थोड़ी सी कट जाती है। यूजिरो के लिए ये बहुत समय बाद था जब उसे किसी के अटैक से बचना पड़ा था। दोनों के बीच किलिंग इंटेंट इतनी बढ़ जाती है जैसे दो जंगल किंग्स आमने सामने खड़े हों। यह सच में ड्रैगन और टाइगर का क्लैश था। टोकुगावा को समझ ही नहीं आता कि इन दोनों की ताकत की तुलना कैसे की जाए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी क्रिएचर इनके बराबर नहीं था। मुसाशी सीधे अपने ओपोनेंट की तरफ दौड़ता है ताकि क्लोज रेंज में फाइट खत्म कर सके। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि आंख झपकने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक यूजिरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके वाइटल स्पॉट पर जोरदार किक मारता है, जिससे मुसाशी को अपनी तलवार पीछे खींचनी पड़ती है। भले ही मोजाशी एक पल के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार नहीं छोड़ता। दर्द इतना जबरदस्त था कि आखिरकार उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। टोकुगावा को लगता है कि अब बैटल का रिजल्ट तय हो चुका है। तभी दर्द के बीच मोजाशी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यूजिरो से उसका नाम फिर से पूछता है। मोजाशी बताता है कि उसने हिगा में ट्रेनिंग करते हुए एक अधूरी सीक्रेट टेक्निक बनाई थी। वो हर दिन इतनी मेहनत करता था कि बिना ब्रश के भी लिख सकता था, और यही चीज उसकी सोड ट्रेनिंग में भी लागू होती थी। इसी वजह से वो सोडलेस रेल्म तक पहुंच गया था। यूजिरो अपना नाम बताता है और कहता है कि लोग उसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ कहते हैं। मुसाशी मानता है कि यूजिरो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने जानबूझकर डायरेक्ट हिट्स झेलकर मुसाशी के वाइटल स्पॉट पर किक मारी थी। यूजिरो भी मानता है कि मोजाशी रूमर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोजाशी कहता है कि उसके बारे में रूमर्स 400 सालों से चल रहे हैं और उसे ये बात बेहद पसंद है। वो ये भी समझता है कि इस समय यूजिरो दुनिया की ताकत की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा है। टोकुगावा भी इसकी पुष्टि करता है कि उसके सामने खड़ा आदमी इस दुनिया की ताकत का शिखर है। अचानक मोजाशी अपनी स्वॉर्ड्स वापस शीथ में डाल देता है और उन्हें टोकुगावा को लौटा देता है। इसके बाद वो फिर से बैटल में उतर जाता है। मुसाशी को लगता है कि ये उसके लिए आगे बढ़ने का नया मौका है। दर्द के बावजूद वो फाइट जारी रख सकता है और अब बैटल बिना सोर्ड्स के भी जारी रहती है। मुसाशी के बेयर हैंड्स ही दो शार्प ब्लेड्स बन जाते हैं और उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। यूजिरो भी समझ जाता है कि उसका ओपोनेंट अब स्वॉर्डलेस रियलम में पहुंच चुका है। मोशी फिर से अटैक करता है, लेकिन तभी मोटोबे अचानक बीच में आकर फाइट रोक देता है। यूजिरो गुस्से से भर जाता है और मोटोबे को जोरदार पंच मार देता है, क्योंकि उसने हानमा यूजिरो की फाइट में दखल दिया था। मोजाशी भी यूजिरो को रोकता है और टोकुगावा भी यही चाहता था। वो यूजिरो से कहता है कि शांत हो जाए, क्योंकि बीच में आने वाला मोटोबे है। अभी तक इस बैटल का विनर तय नहीं हुआ था। कुछ देर बाद मोटोबे होश में आता है और उसे याद आता है कि अभी अभी मोजाशी ने उसे स्लैश किया था। टोकुगावा को लगता है कि मोटोबे का बीच में आना बेहद खतरनाक था, क्योंकि दोनों फाइटर्स कहीं गायब हो चुके थे। मोटोबे कहता है कि अगर वो बीच में नहीं आता तो यूजिरो कट चुका होता। मोटोबे मानता है कि लोगों की मार्शल आर्ट्स की समझ अभी भी बहुत शैलो है और यही वजह है कि उसके जैसे फाइटर की जरूरत है। टोकुगावा उसकी बात सुनता है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाता। मोटोबे एक डैगर फेंककर कॉकरोच को मार देता है और कहता है कि अगली फाइट में वो खुद मुसाशी को हराएगा। दूसरी तरफ मुसाशी और यूजिरो सड़कों पर साथ चलते हुए दिखाई देते हैं और आसपास के लोग दोनों को घूर रहे होते हैं। मुसाशी हैरान होता है कि यूजिरो इतना फेमस है और यूजिरो कहता है कि मुसाशी भी कम फेमस नहीं है। टोकुगावा अब मोटोबे की मंशा समझ जाता है, क्योंकि मोटोबे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स का मास्टर है और उसे यकीन है कि वो मुसाशी को हरा सकता है। वो स्पेशल रूल्स के तहत फाइट करना चाहता है और किसी भी वेपन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। मोटोबे टोकुगावा से कहता है कि सब कुछ तैयार कर दिया जाए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो ये कर सकता है। इसके बाद मोजाशी और यूजिरो साथ बैठकर इसकी पीते हैं और बातें करते रहते हैं। यूजिरो उसे मोटोबे के कैरेक्टर के बारे में समझाता है। मोजाशी मानता है कि अब तक जिन ओपोनेंट से वो मिला है उनमें मोटोबे सबसे ज्यादा ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाला फाइटर है। पहले ही मोटोबे ने अपने बॉडी पर कई हिडन वेपन्स छुपा रखे थे। कुल मिलाकर मोटोबे वेपन्स इस्तेमाल करने का मास्टर है और वो किसी भी जगह कभी भी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। यूजिरो मानता है कि मोटोबे सच में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है और अब वो अपनी उम्मीदें मोजाशी पर रखता है। इसी दौरान गया अपने मास्टर से मिलने जाता है, क्योंकि दोनों काफी समय से नहीं मिले थे। वे साथ में डोजो लौटते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद मोटोबे स्पारिंग का प्रस्ताव देता है। गाया खुशी खुशी अपने मास्टर की चैलेंज स्वीकार कर लेता है। जैसे मास्टर वैसा स्टूडेंट, इसलिए गैया भी वही डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करता है जो मोटोबे ने उसे सिखाई थी। कुछ शब्दों के आदान प्रदान के बाद गैया फिर हमला करता है और इस बार भी वो अपने टीचर के खिलाफ चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन मोटोबे पहले ही सब समझ चुका होता है और तुरंत उसे जमीन पर गिरा देता है। गैया तुरंत हार मान लेता है। इसके बाद मोटोबे उसे बेल्ट से बांध देता है और मजाक में उसकी पैंट भी नीचे खींच देता है। दोनों मास्टर और स्टूडेंट हंसने लगते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। उधर जैक टोकुगावा के घर पहुंचता है। अब जैक की हाइट 2 मीटर 43 सेंटीमीटर हो चुकी थी और उसका वजन 201 किलोग्राम था। जाहिर है कि जैक मोसाशी से मिलने आया था, लेकिन टोकुगावा बताता है कि उससे पहले कोई और भी मोजाशी से मिलना चाहता है। जैक को जल्द ही पता चलता है कि वो मोटोबे है। मोटोबे साफ मना कर देता है कि जैक मोजाशी से फाइट नहीं करेगा। टोकुगावा सुझाव देता है कि जैक पहले मोटोबे से ही लड़कर देखे। सच में मोटोबे एक बहुत मिस्टीरियस इंसान है और कोई भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। टोकुगावा महसूस करता है कि शायद उसने चीजों को बहुत हल्के में ले लिया था। वो जैक से पूछता है कि क्या उसे वेपन्स इस्तेमाल करना आता है। जैक कहता है कि उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानता है। टोकुगावा चाहता है कि जैक मोटोबे को अपनी ताकत का एहसास
एहसास करा दे। उसी रात जैक मोटोबे को ढूंढने निकल पड़ता है और दोनों सड़क पर ही आमने सामने आ जाते हैं। मोटोबे कहता है कि जैक पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है और थोड़ी ग्रीटिंग्स के बाद दोनों तुरंत फाइट शुरू कर देते हैं। मोटोबे तुरंत डर्टी ट्रिक खेलता है और अपनी सिगरेट जैक के चेहरे पर फेंक देता है, फिर तुरंत आगे बढ़कर जैक के फेस पर जोरदार किक मारता है। जैक बेहद एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके लिए यही असली फाइट थी। मोटोबे फिर एक वेपन निकालकर जैक के पैरों पर वार करता है जिससे उसे जबरदस्त दर्द होता है। मोटोबे हैरान रह जाता है कि घुटनों के बल होने के बावजूद जैक अब भी इतना विशाल दिख रहा है। जैसे ही जैक खड़ा होने की कोशिश करता है, मोटोबे उसके सिर पर स्टिक से जोरदार वार करता है। जैक फिर से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन असल में वो बस एक्टिंग कर रहा था। अगले ही पल जैक लुढ़क कर वापस खड़ा हो जाता है और मोटोबे को वेपन्स इस्तेमाल करते रहने की इजाजत दे देता है। इस बार जैक अपनी शर्ट उतार देता है। टोकुगावा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मोटोबे असली फाइट में बिल्कुल अलग तरह से लड़ता है। जैक मानता है कि मोटोबे एक हाईली ट्रेंड वॉरियर की तरह लड़ता है, लेकिन वो उसे एथलीट्स को अंडर एस्टिमेट न करने को कहता है। मोटोबे कहता है कि एथलीट्स मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए खतरा होते हैं। जैसे ही वो ये कहता है, जैक सीधा एक पावरफुल किक मोटोबे पर मार देता है और वो दूर जा गिरता है। लेकिन जैक नीचे देखता है तो पता चलता है कि उसके पैर में डैगर घुसा हुआ है। वो उसे बाहर निकालता है और मोटोबे फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सड़क पर मौजूद लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी मूवी की शूटिंग है। लड़ाई फिर से शुरू होती है। जैक ऊपर से एक पावरफुल किक मारता है, लेकिन मोटोबे फिर डर्टी ट्रिक खेलकर वेपन से बचाव करता है और जैक की बोन डेंसिटी की तारीफ करता है क्योंकि वरना उसका पैर कट जाता। जैक अचानक आगे बढ़कर मोटोबे के कंधे को दांतों से काट लेता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मोटोबे को कोई नुकसान नहीं होता। वो कहता है कि आमतौर पर जैक हड्डी तक काट देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो बताता है कि उसने पहले से ड्रेड फाइबर का आर्मर पहन रखा है जो पैराशूट कॉर्ड और रेडियल टायर्स में इस्तेमाल होता है। इस तरह उसने जैक के सबसे खतरनाक वेपन को न्यूट्रलाइज कर दिया था। मोटोबे कहता है कि अब फाइट खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि जैक के पास लड़ने के लिए जरूरी चीजें नहीं बची, लेकिन ये सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और फिर से हमला कर देता है। मोटोबे अब उसे ऐसे देखता है जैसे कोई शेर जिसके दांत टूट चुके हों या भालू जिसके पंजे खत्म हो चुके हों। फिर भी जैक लगातार पंचेस मारता रहता है और मोटोबे को कॉर्नर कर देता है। मोटोबे फिर स्मोक बॉम्ब निकालता है, लेकिन इस बार वो जैक से बच नहीं पाता। उसे हैरानी होती है कि जैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और उल्टा और तेज हो रहा है। मोटोबे उसके फेस पर किक मारता है और जैक को उसके शरीर से एक्सप्लोसिव्स की गंध आती है। मोटोबे मानता है कि जैक एक टेरिफाइंग नेचुरल बॉर्न वॉरियर है। वो कहता है कि जैक के पंच इतने जोरदार थे कि उसे एक्सप्लोजन का एहसास भी नहीं हुआ। मोटोबे सोचता है कि अगली बार उसे एक्सप्लोसिव्स की मात्रा और बढ़ानी होगी। इसके बाद वो फिर हिडन वेपन्स निकालकर जैक पर हमला करता है और आखिर में चेन से उसे बांध देता है। मोटोबे पूरी ताकत से लगातार हमला करता है और जैक दर्द में सब सहता रहता है। अंत में मोटोबे उसका आर्म तोड़ देता है और रोप से उसके दोनों हाथ बांध देता है। फिर वो घोषणा करता है कि फाइट खत्म हो चुकी है और जीत उसकी है। वो कहता है कि अब किसी की जान लेना या छोड़ना उसका फैसला होगा। इसके बाद वो जैक को वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि वो जैक को प्रोटेक्ट करेगा। इसी बीच कंडा रिवर में अचानक कार्प मछलियां गायब हो जाती हैं, जिससे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले वहां बहुत मछलियां होती थी। एक रात एक फिशरमैन मछली पकड़ने जाता है और अचानक उसके कांटे में कुछ बहुत बड़ा फंस जाता है। वो पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिशिंग लाइन टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई जायंट ट्यूना होगा, लेकिन अचानक पानी से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है। अगले दिन खबर फैल जाती है कि एक बोट मुड़कर 2 हिस्सों में टूट गई है और मामला सुर्खियों में आ जाता है। पुलिस और रिपोर्टर्स वहां जांच करने पहुंचते हैं। तभी वो मॉन्स्टर फिर से दिखाई देता है और पता चलता है कि वो एक जाइगेंटिक क्रोकोडाइल है। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये थी कि पिकल उसका शिकार कर रहा था। ये क्रोकोडाइल नदी की सारी कार्प मछलियां खा चुका था, इसलिए वो इतना विशाल हो गया था, लेकिन पिकल के लिए वो बस एक छोटा डायनासोर था। पिकल उस क्रोकोडाइल को पकड़कर सीवर टनल में घसीट ले जाता है और गायब हो जाता है। अगले दिन न्यूज में क्रोकोडाइल और पिकल की खबर सबसे बड़ा टॉपिक बन जाती है। ये खबर देखकर मुसाशी तुरंत टीवी को काट देता है। टोकुगावा कहता है कि ये बेवकूफी है क्योंकि वो बस कैमरा की फुटेज थी। मुसाशी पूछता है कि वीडियो में दिखाई देने वाला आदमी कौन है। टोकुगावा बताता है कि वो पिकल है जो क्रेटेशियस पीरियड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था और डायनासोर्स का शिकार करके उन्हें खाता था। फिर वो बताता है कि पिकल मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे आया। ये सुनकर मुसाशी पूछता है कि पिकल अभी कहाँ है और इसी दौरान वो टोकुगावा को भी हल्का सा स्लैश कर देता है। मुसाशी को पिकल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसकी ताकत अभी पूरी तरह रिफाइन नहीं हुई है और कुछ हद तक वो खुद जैसा ही है। इसलिए मुसाशी टोकुगावा से कहता है कि वो पिकल से मिलने का इंतजाम करे। दूसरी तरफ मोटोबे को भी पिकल के बारे में पता चल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि मुसाशी इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मोटोबे को याद आता है कि वो एक बात भूल गया था, पिकल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आखिर मेरी ही होगी ना। इसी दौरान डॉक्टर अल्बर्ट बेहद जल्दी में वहां पहुंचता है क्योंकि उसके पास एक बहुत जरूरी अपडेट था। क्रायोस्टैटिक जायंट पिकल के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर पूरे जापान में फैल चुकी थी और हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। जब रिपोर्टर्स ने लीड बायोलॉजिस्ट को घेर लिया और पूछा कि आखिर इतना बड़ा एंशिएंट मॉन्स्टर कहाँ छिप सकता है, तो डॉक्टर अल्बर्ट ने बिना घबराए अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम की तरफ इशारा किया। उसने समझाया कि वहां लगातार बहता हुआ गर्म पानी, स्टेबल टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी मौजूद है जो क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स और टर्टल्स जैसे स्वॉर्म क्रीचर्स के लिए परफेक्ट हैबिटेट बनाता है। इसलिए किसी प्री हिस्टोरिक वाइल्ड मैन के लिए भी वो जगह आदर्श छिपने की जगह थी। चूंकि पिकल को ऑफिशियली नेशनल ट्रेजर माना जाता था, इसलिए अथॉरिटीज ने समय बर्बाद नहीं किया। टोक्यो
मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के डायरेक्ट ऑर्डर के बाद 91 एलीट रायट पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत मोबिलाइज किया गया। उनके पास 5 टन लिक्विड क्लोरोफॉर्म भी था और पिकल की लास्ट नोन लोकेशन को सेंटर मानकर 1000 मीटर रेडियस के अंदर 10 अलग अलग पॉइंट्स पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरे अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क में क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ दी गई और ज्यादा समय नहीं लगा। आखिरकार पिकल बेहोश हालत में मिल गया और उसे तुरंत एम्बुलेंस में डाल दिया गया। आसपास के रेजिडेंट्स भीड़ लगाकर खड़े हो गए और उसके विशाल शरीर को देखकर दंग रह गए। आखिर ये वही मॉन्स्टर था जो आसानी से साइबेरियन टाइगर की गर्दन तोड़ सकता था और क्रिटेशियस ईरा के सबसे खतरनाक प्रीडेटर्स में से एक माना जाता था। इसके बाद उसे जमीन के 336 मीटर नीचे बने एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैबोरेटरी में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर एल्बर्ट का एक यंग असिस्टेंट पिकल के शरीर से निकल रही बदबू सहन नहीं कर पाया और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वैसे इसमें उसकी गलती भी नहीं थी क्योंकि पिकल काफी समय से एक जंगली इंसान की तरह सीवर्स में रह रहा था और ऊपर से उसका विशाल शरीर लगातार पसीना छोड़ता रहता था। जबकि साइंटिस्ट इसी बात पर चर्चा कर रहे थे तभी मियामोतो मुसाशी और तोकुगावा वहाँ पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट और तोकुगावा पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे का स्वागत करते हैं। फिर सभी लोग पिकल के विशाल शरीर को देखने लगते हैं। तोकुगावा तो एक्साइटमेंट से भरा हुआ था क्योंकि उसके लिए ये बात ही इनक्रेडिबल थी कि कोई इंसान इतने गंदे सीवर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि मुसाशी असामान्य रूप से शांत है। तोकुगावा उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। मुसाशी बिना कुछ बोले काफी देर तक सोए हुए पिकल को घूरता रहता है और मन ही मन सोचता है कि क्या ये आदमी सच में उतना महान है जितना लोग कहते हैं। तोकुगावा तुरंत जवाब देता है कि ये सिर्फ कोई फेमस इंसान नहीं है बल्कि शायद पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो सकता है। ये सुनकर मुसाशी की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। अचानक बिना किसी वार्निंग के मुसाशी अपना हाथ उठाता है और सोए हुए पिकल के चेहरे पर 2 बेहद जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोनों वार इतने शक्तिशाली थे कि पिकल की जौ तक हिल जाती है। पूरा कमरा पैनिक में आ जाता है क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि मुसाशी ने ऐसा क्यों किया। टोकुगावा भी घबराकर एक्सप्लेनेशन मांगता है लेकिन मुसाशी बिल्कुल शांत रहता है। उल्टा वो पिकल की तारीफ करता है और कहता है कि 2 भारी वार खाने के बाद भी ये आदमी पत्थर की तरह सो रहा है। लेकिन मुसाशी यही नहीं रुकता। अगले ही पल वो पिकल की गर्दन पर एक इमेजिनरी स्लैश करता है। हालांकि उसका सिर नहीं कटता लेकिन उसी इंस्टेंट पिकल की नींद खुल जाती है। ये देखकर मुसाशी खुद हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं देखी थी। मुसाशी याद करता है कि अपने समय में वो एक ही स्लैश में आर्मर्ड वॉरियर्स के शरीर काट देता था और उसकी तलवार की ताकत लकड़ी के एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स तक को चीर देती थी। लेकिन पिकल की गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत थी कि उसका अटैक उसे प्रॉपर्ली पेनिट्रेट तक नहीं कर पाया। जैसे ही पिकल आंखें खोलता है मुसाशी गर्व से बताता है कि वही था जिसने उसकी गर्दन पर वार किया था। पिकल मॉडर्न लैंग्वेज नहीं समझता था लेकिन उसकी प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। अगले ही पल वो आगे बढ़कर मुसाशी के हाथ को काटने की कोशिश करता है लेकिन मुसाशी की मूवमेंट्स इतनी फ्लूइड थी कि वो आसानी से उस बाइट से बच निकलता है। फिर वो तुरंत काउंटर अटैक करता है और पिकल के शरीर पर कई फैंटम स्लैशेस मार देता है। लेकिन पिकल की मसल डेंसिटी किसी ऑर्गेनिक फोर्ट्रेस जैसी थी। मुसाशी के अटैक्स उसकी स्किन और फ्लैश पर गहरा दबाव डालते हैं लेकिन कुछ काट नहीं पाते। उनके निशान सिर्फ डार्क ब्रूजेस के रूप में रह जाते हैं। तभी इस क्लैश के दौरान पिकल के दिमाग में प्रीहिस्टोरिक ईरा की मेमोरीज लौट आती हैं। उसे डायनासोर एज के वो दिन याद आने लगते हैं जब उसे अपने से 100 गुना बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता था। उन सभी मॉन्स्टर्स में एक सबसे अलग और खतरनाक एनिमी था। वो था डायनोनिचस डायनासोर। ये क्रीचर लगातार अपने रेजर शार्प क्लॉज से पिकल पर हमला करता था और उसके शरीर पर काउंटलेस स्कार्स छोड़ देता था। टायरानोसोर्स के विपरीत ये प्रेडेटर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स का शिकार करता था और हमेशा अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश करता था। अब जब पिकल मुसाशी को देखता है तो उसे वही टेरिफाइंग डायनोनिचस याद आता है। उसके लिए सामने खड़ा सामुराई किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि उसी एंशिएंट प्रेडेटर का रूप लग रहा था। पिकल की इस रॉ फाइटिंग को महसूस करके मुसाशी के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। उसके सामने पहली बार ऐसा ओपोनेंट खड़ा था जो सच में उसकी क्यूरियोसिटी जगा रहा था। वो उसी समय फुल स्केल बैटल शुरू करना चाहता था लेकिन डॉक्टर एल्बर्ट तुरंत बीच में आ जाता है। साइंटिस्ट पूरी कोशिश करता है कि ये दोनों प्राइसलेस एनोमलीज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय न कर दें। एक तरफ मुसाशी था जिसे मॉडर्न क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से वापस लाया गया था और दूसरी तरफ पिकल था जिसे जमीन के 1000 मीटर से भी ज्यादा नीचे रॉक सॉल्ट लेयर से निकाला गया था और जिसने क्रेटेशियस ईरा में जायंट डायनासोर्स का शिकार किया था। डॉक्टर एल्बर्ट कहता है कि सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी जान जोखिम में डालना बेवकूफी होगी। लेकिन टोकुगावा को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि वॉरिंग स्टेट्स एरा के ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन और क्रिटेशियस एरा के अल्टीमेट प्रेडेटर की फाइट इतिहास की सबसे बड़ी बैटल होगी। वो कहता है कि अगर डॉक्टर एल्बर्ट ये सब नहीं देख सकता तो रास्ते से हट जाए। लेकिन डॉक्टर एल्बर्ट भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपनी पॉकेट से एक लॉर्ड फायर आर्म निकाल लेता है जिसे उसने इमरजेंसी के लिए छुपा कर रखा था। उसे क्या पता था कि इमरजेंसी इतनी जल्दी आ जाएगी। गन दिखाते हुए वो इंसाइट करता है कि ये पागलपन अभी यहीं खत्म होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता है अगले ही पल उसका हाथ टूट जाता है। किसी को कुछ समझ आने से पहले मुसाशी अपनी अनबिलीवेबल रिफ्लेक्स से उसका रिस्ट तोड़ देता है और गन छीन लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुसाशी उस पर इतनी भयानक मेंटल प्रेशर छोड़ता है कि डॉक्टर एल्बर्ट को महसूस होने लगता है जैसे उसका पूरा शरीर टुकड़ों में कट गया हो। उसे लगता है कि उसकी स्पाइन कट चुकी है, उसके ऑर्गन्स फट चुके हैं और उसका सिर भी धड़ से अलग हो चुका है, जबकि असल में ये सब सिर्फ मुसाशी की टेरिफाइंग ऑरा का असर था। इसके बाद मुसाशी क्यूरियोसिटी के साथ गन को देखने लगता है जैसे कोई बच्चा नया खिलौना देख रहा हो। अचानक
वो ट्रिगर दबा देता है और कमरे में इधर उधर गोलियां चलने लगती हैं। तोकुगावा और डॉक्टर अल्बर्ट दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन मुसाशी काफी इम्प्रेस्ड होता है। वो कहता है कि ये वेपन थ्रोइंग नाइफ से कहीं ज्यादा आसान है और इसकी एक्यूरेसी और पावर भी काफी बेहतर है। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब डॉक्टर अल्बर्ट उसे रोक नहीं सकता था। इसके बाद मुसाशी जानबूझकर पिकल को प्रोवोक करना शुरू कर देता है। वो दावा करता है कि उसका सैमुराई बॉडी बहुत टेस्टी है और पिकल को उसे खाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर अल्बर्ट कमरे के कोने में बैठा कांप रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी वही इमेजिनरी डेथ घूम रही थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे मुसाशी की ब्लेड उसके शरीर को चीर रही हो और खून चारों तरफ उड़ रहा हो। अचानक पिकल हमला कर देता है। वो पूरी ताकत से मुसाशी पर झपटता है, लेकिन लेजेंडरी सोर्ड्समैन आसानी से बच जाता है। जवाब में मुसाशी लाइटिंग स्पीड से कई फैंटम स्लैशेस मारता है। अटैक्स पिकल की स्किन और फ्लैश तक पहुंचते हैं, लेकिन उसकी बोन तक आते आते रुक जाते हैं। ये देखकर मुसाशी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा ओपोनेंट नहीं देखा था। वो समझना चाहता था कि आखिर पिकल को लड़ने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। तभी उसकी परसेप्शन कुछ अजीब देखती है। पिकल के पीछे उसे एक विशाल ग्लोइंग ऑरा दिखाई देती है, जैसे हजारों लोग उसकी तारीफ कर रहे हों और उसके सामने फूड रिवॉर्ड्स का पहाड़ रखा हो। उसी पल मुसाशी समझ जाता है कि पिकल कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं, बल्कि एंशिएंट ग्लोरी से बना हुआ लिविंग लेजेंड है। ये रियलाइजेशन उसे और ज्यादा खुश कर देती है, क्योंकि अब वो पिकल की पूरी प्रीहिस्टोरिक ग्लोरी अपने नाम करना चाहता था। मुसाशी की फाइटिंग स्पिरिट अपने पीक पर पहुंच जाती है। तभी पिकल अचानक एक अजीब 4 पैरों वाली स्टैंस ले लेता है। वो बिल्कुल किसी फेरल प्रेडेटर की तरह दिख रहा था, जो अपने प्राय पर झपटने वाला हो। अगले ही पल पिकल विस्फोट की तरह आगे बढ़ता है और मुसाशी को जोर से पकड़कर दीवार में दे मारता है। दोनों के हाथ आपस में लॉक हो जाते हैं और प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ की लड़ाई शुरू हो जाती है। कमरे में मौजूद हर इंसान सांस रोक कर देखने लगता है। एक तरफ वो केवमैन था जिसने डायनासोर से रेसलिंग की थी, और दूसरी तरफ वो सैमुराई था जो बेयर हैंड से बैम्बू तोड़ सकता था। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन कोई भी 1 इंच पीछे नहीं हट रहा था। वेन्स उभर चुकी थी और दोनों बराबरी पर टिके हुए थे। इस स्ट्रगल के दौरान पिकल के दिमाग में पुरानी यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि बहुत समय हो गया जब किसी ने उसके हाथों को इतनी ताकत से पकड़ा था। प्रायोहिसेटिक डायनासोर भी उसकी ग्रिप का मुकाबला नहीं कर पाते थे। अपनी प्रिमिटिव थिंकिंग की वजह से पिकल इस स्ट्रगल को फ्रेंडशिप की तरह समझ लेता है। उसे लगता है कि मुसाशी उसे पसंद करता है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जायंट प्रेडेटर्स करते थे। लेकिन इसी दौरान पिकल थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। मुसाशी तुरंत इस ओपनिंग का फायदा उठाता है। वो पीछे की दीवार पर अपने पैरों से जोर लगाता है और पूरी ताकत से हेडबट मारता है। यह अटैक सीधे पिकल के फेस पर लगता है और प्री हिस्टोरिक जायंट जोर से जमीन पर जा गिरता है। पूरा कमरा शॉक में जम जाता है। एक यंग रिसर्च असिस्टेंट अविश्वास से पीछे की वॉल को देखता है। 30 सेंटीमीटर मोटी ड्यूराल्यूमिन वॉल पर एक विशाल डेंट बन चुका था। उसे एहसास होता है कि अगर वहाँ कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन होता तो वो उसी पल मर जाता, लेकिन यहाँ 2 मॉन्स्टर्स लड़ रहे थे जिनके लिए ऐसी चीजें बस शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन मुसाशी की क्यूरियोसिटी अभी बिल्कुल भी शांत नहीं हुई थी। वो तुरंत कहता है कि बैटल जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ समझना बाकी है। उसे एहसास हो चुका था कि चाहे वो कितनी भी इमेजिनरी स्लैश इस्तेमाल कर ले, पिकल की बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स तक कोई डैमेज नहीं पहुंच रहा। यही वजह थी कि अब उसे एक असली स्टील ब्लेड की जरूरत महसूस होने लगी। तभी जब वो पिकल के ऊपर खड़ा होकर उसके विशाल शरीर को देख रहा था, अचानक पिकल अपनी पीठ मोड़ता है और मुसाशी को हवा में उछाल देता है। अगले ही पल मुसाशी सीधे सीलिंग से टकराता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस इम्पैक्ट से उसे जरा सा भी नुकसान नहीं होता। उल्टा उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। वो पिकल को एक जंगली अनटेम्ड स्टैलियन की तरह देखता है, जिसे कंट्रोल करना बेहद रोमांचक होगा। फिर वो सोचता है कि अगर उसके हाथ में असली कटाना हो तो क्या पिकल तब भी उसे इतनी आसानी से उछाल पाएगा। ये सुनते ही तोकुगावा को पहली बार मुसाशी की असली मंशा समझ आती है। उसे एहसास होता है कि अगर इस फाइट में असली स्वॉर्ड आ गई तो पिकल की प्रीहिस्टोरिक ड्यूरेबिलिटी भी उसे नहीं बचा पाएगी। गहरे कट से होने वाला ब्लड लॉस किसी भी मॉन्स्टर को गिरा सकता था। ये सोचकर डॉक्टर अल्बर्ट घबरा जाता है और तुरंत मुसाशी को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पिकल मानव इतिहास का एक प्राइसलेस ट्रेजर है और उसे हर कीमत पर प्रिजर्व किया जाना चाहिए। लेकिन मुसाशी उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वो साइंटिस्ट को आसानी से एक तरफ हटा देता है और कहता है कि उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अल्बर्ट समझ जाता है कि अब बहस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंटिस्ट और 17वीं सेंचुरी समुराई की सोच के बीच एक बहुत बड़ा फर्क था, जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। इसके बाद मुसाशी तोकुगावा से पूछता है कि क्या उसकी फेवरेट स्वॉर्ड अब भी सुरक्षित रखी गई है। तोकुगावा मुस्कुराते हुए बताता है कि लेजेंडरी कानाशी के ब्लेड अभी भी हिगो प्रोविंस में सुरक्षित है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में बाकी और दोपो उरोची साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। दोनों हाल ही में मिली अपनी डिफीट्स के बारे में सोच रहे थे। अचानक दोनों एक ही समय पर बोल पड़ते हैं, जैसे उनके दिमाग एक ही बात सोच रहे हों। दोनों को महसूस हो रहा था कि उनके सामने एक ऐसी फाइट आने वाली है जहां सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं होगी। बातों बातों में मुसाशी का नाम आता है। बाकी कहता है कि मुसाशी कभी भी पूरी सिंसेरिटी से नहीं लड़ता। उसे अपने फादर की बात याद आती है, जिन्होंने मुसाशी को अपॉर्चुनिस्ट कहा था। यूहिरो के मुताबिक मुसाशी हमेशा स्टेटस प्रेज और रिकॉग्निशन के पीछे भागता रहा था। ये बात सुनकर डोपो चौंक जाता है और लेजेंडरी सोर्ड्समैन को नए नजरिए से देखने लगता है। डोपो गहरी सोच में डूब जाता है और कहता है कि कभी कभी वैलिडेशन की एक्सट्रीम हंगर वॉरियर की प्योरिटी को खत्म कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मास्टर्स ऐसे भी होते हैं जो क्योस के बीच भी एक अलग तरह की प्योरिटी हासिल कर लेते हैं। वो पिकल और मुसाशी की तुलना करता है। उसके हिसाब से पिकल के पास परफेक्ट बॉडी है, लेकिन उसका माइंड
माइंड एक इनोसेंट चाइल्ड जैसा है, जबकि मुसाशी ने वर्ल्डली डिजायर्स में पूरी तरह डूबकर अपनी अलग तरह की टेरिफाइंग प्योरिटी हासिल की है। इसलिए उनके बीच होने वाला क्लैश शायद सबसे प्योर बैटल साबित होगा। इसी दौरान कनाशी के सोर्ड अपने मास्टर तक पहुंचा दी जाती है। जैसे ही सोर्ड लाई जाती है, उसके स्कैबर्ड की कोड अपने आप खुल जाती है, जैसे वेपन खुद मुसाशी के हाथों में लौटने के लिए बेचैन हो। तोकुगावा ने स्वॉर्ड टेस्ट करने के लिए कई स्पेशल डमीज भी तैयार कर रखी थी। कुछ डमीज एक्सपेंसिव बिजनेस सूट्स पहने हुए थे, कुछ बुलेट प्रूफ वेस्ट्स में थे और कुछ मिलिट्री यूनिफॉर्म्स तथा टैक्टिकल शील्ड्स से लैस थे। सबसे आखिर में एक ट्रेडिशनल माकीवारा टारगेट रखा गया था, जिसके अंदर बैम्बू कोर था और बाहर तातामी मैट लिपटी हुई थी। यह स्ट्रक्चर इंसानी नेक की बोन्स जैसा माना जाता था। मुसाशी ब्लेड को हल्के से टारगेट पर रखता है और अगले ही पल डेंस बैम्बू ऐसे कट जाता है जैसे वो टोफू हो। वहाँ मौजूद लोग ठीक से रिएक्शन भी नहीं दे पाते कि मुसाशी अचानक एक शील्ड वाली डमी को हवा में उछाल देता है। अगले ही इंस्टेंट शील्ड और डमी दोनों दो हिस्सों में बंट जाते हैं। फिर मिलिटरी डमी कटता है, फिर आर्मर्ड डमी और आखिर में सूट वाला डमी 4 बराबर हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तब होती है जब तोकुगावा को महसूस होता है कि उसकी गर्दन पर भी स्लैश लगा है। वो घबरा जाता है, लेकिन जल्दी समझ आता है कि ये सिर्फ मुसाशी की फैंटम स्लैश थी। असल में उसने अटैक नहीं किया था, बल्कि सिर्फ ये दिखाया था कि अगर वो चाहे तो क्या हो सकता है। तोकुगावा एक्साइटमेंट से कांपने लगता है, क्योंकि उसके लिए पिकल और मुसाशी की फाइट अब और भी इनक्रेडिबल हो चुकी थी। लेकिन तभी मोटोबे वहां पहुंचता है और उसकी एक्साइटमेंट पर ठंडा पानी डाल देता है। वो साफ कहता है कि ये मैच तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। मोटोबे के मुताबिक असली समस्या पिकल की स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि वो पहले से जानता था कि पिकल एक फिजिकल मॉन्स्टर है। असली खतरा कुछ और था। मोटोबे समझाता है कि जिस पल मियामोतो मुसाशी के हाथ में रियल स्वॉर्ड आती है, उसी पल वो एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच जाता है। उसके हिसाब से आर्मर्ड मुसाशी के सामने सिर्फ पिकल ही नहीं, बल्कि कोई भी इंसान खड़ा नहीं होना चाहिए। यह सुनने के बाद भी तोकुगावा मैच कैंसिल करने से इनकार कर देता है, लेकिन मोटोबे हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते और बैटलफील्ड सर्वाइवल टेक्निक्स को जिंदगी भर स्टडी करने के बाद वो इस डेंजर को इग्नोर नहीं कर सकता। अब ये पर्सनल प्राइड या फाइट का एक्साइटमेंट नहीं रहा था, ये उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। इसलिए मोटोबे फैसला करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद मुसाशी का सामना करेगा और इस मैडनेस को रोकेगा। उस रात मुसाशी एक विशाल स्काई स्क्रेपर को देख रहा था और अपने दिमाग में उसे पिकल के विशाल शरीर की तरह इमेजिन कर रहा था। वो शांत होकर सोचता है कि इतनी बड़ी बॉडी हमेशा एडवांटेज नहीं होती। अगर किसी की गर्दन साफ कट जाए तो उसका भारी शरीर ही उसके खिलाफ काम करने लगता है। सिर गिरते ही शोल्डर्स नीचे दब जाते हैं, फिर चेस्ट स्टमक पर गिरती है, फिर हिप्स टूटती हैं और आखिर में पूरा शरीर अपने ही वजन के नीचे कोलैप्स हो जाता है। जितना बड़ा शरीर होगा, इक्विलिब्रियम टूटने पर उतनी ही तेजी से गिर जाएगा। इसी सोच में डूबा मुसाशी खड़ा था। तभी नोमुरा चुपचाप पीछे आता है और उसकी पीठ को छू लेता है। फिर वो दावा करता है कि अगर उसका इरादा असैसिनेशन का होता तो उसे रास्ते में कई मौके मिल चुके थे। लेकिन मुसाशी उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस देता है। वो कहता है कि शुरुआत से ही उसे नोमुरा की मौजूदगी का पता था, क्योंकि उसका किलिंग इंटेंट छुपाने का तरीका बेहद खराब था। असल में मुसाशी ने जानबूझकर उसे अपनी पीठ छूने दी थी, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी खतरा नहीं मानता था। ये सुनकर नोमुरा घबरा जाता है और तुरंत फायर आर्म निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही उसे महसूस होता है जैसे उसका रिस्ट टेंडन कट गया हो। हालांकि ये सिर्फ मुसाशी की फैंटम स्लैश थी, लेकिन सेंसेशन इतनी रियल थी कि नोमुरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से बात बदलते हुए कहता है कि उन्हें किसी और जगह चलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर खड़े रहने से लोग नोटिस कर लेंगे। मुसाशी उसकी तरफ देखकर हंसता है और पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो तब तक खड़ा भी रह पाएगा। फिर मुसाशी अपना पोस्टर बदलता है और उसके आसपास एक भयानक ऑरा फैल जाती है। नोमुरा साफ महसूस करता है कि उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल रिलैक्स्ड है। उसके शरीर का एक भी मसल टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उससे निकल रही प्रेशर उसकी आत्मा तक को जकड़ रही है। नोमुरा ने अपनी जिंदगी में काउंटलेस मर्सिनरीज, स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स और डेडली फाइटर्स देखे थे, लेकिन कोई भी मुसाशी जैसा नहीं था। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो सीक्रेटली एक स्पेशली इंजीनियर्ड थ्रोइंग नाइफ तैयार करता है और अपनी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह नॉर्मल रखता है, ताकि मुसाशी को शक ना हो। अचानक सिर्फ 5 मीटर की दूरी से वो नाइफ फेंक देता है। ब्लेड लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ती है, लेकिन मुसाशी किसी मॉन्स्टर की तरह रिएक्शन देता है। वो आराम से अपना हाथ उठाता है और उड़ती हुई नाइफ को हवा में ही पकड़ लेता है। नोमुरा के लिए यह दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, लेकिन मुसाशी को गुस्सा नहीं आता। उल्टा वो उस मॉडर्न वेपन को क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगता है और फिर नोमुरा को पास आने का इशारा करता है। जैसे ही नोमुरा उसके करीब आता है, उसके दिमाग में एक हॉरिफाइंग विजन दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसका शरीर बीच से 2 हिस्सों में कट गया है। अगले ही पल एक हॉरिजॉन्टल स्लैश आती है और उसका शरीर 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है। विजन इतनी रियलिस्टिक होती है कि उसे सच में अपने लिम्स अलग होते महसूस होते हैं, जबकि मुसाशी के हाथ में कोई सोड तक नहीं होती। फिर मुसाशी शांत आवाज में पूछता है कि क्या वो आगे भी जारी रखना चाहता है। नोमुरा के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसने ट्रिक्स इस्तेमाल की, वेपन्स इस्तेमाल किए, लेकिन सामने वाला आदमी बिना हिले खड़े होकर भी उसे पूरी तरह हरा चुका था। उसी पल उसे समझ आता है कि मुसाशी को डेंजरस बनने के लिए सोड की जरूरत नहीं है। सोर्ड्समैनशिप उसके शरीर, दिमाग और इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा बन चुकी है। अपनी थ्योरी कंफर्म करने के लिए नोमुरा पूछता है कि क्या पिकल के खिलाफ लड़ते समय मुसाशी को सच में रियल स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुसाशी सीधा जवाब नहीं देता। वो उल्टा पूछता है कि क्या मोटोबे सच में किसी इंसान की जान लेने के स्पिरिचुअल वेट को समझता है। फिर वो नोमुरा से पूछता है कि पिकल आखिर कैसा बीस्ट है। नोमुरा ईमानदारी से कहता है कि मॉडर्न साइंस और लैंग्वेज भी पिकल को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मुसाशी उसकी
बात को हाथ के इशारे से टाल देता है। वो कहता है कि पिकल को तो सोड का मतलब तक नहीं पता और ना ही मियामोटो मुसाशी की लेजेंड का। ऐसे प्रिमिटिव क्रीचर के लिए वर्ड्स बेकार हैं। अगर उसे कुछ समझाना है तो सिर्फ ब्लेड से समझाया जा सकता है। उसे सोड का टेरर महसूस कराना होगा ताकि वो जान सके कि उसके सामने कौन खड़ा है। दूसरी तरफ टोकुगावा के एस्टेट में पिकल पिछले 4 दिनों से अपने कमरे में था, लेकिन उसने एक भी चीज खाने से मना कर दिया था। उसके लिए स्पेशली क्लोन डायनासोर मीट तक लाया गया था, जो इतनी रेयर चीज थी कि दुनिया में शायद ही कहीं और मौजूद हो, लेकिन पिकल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। टोकुगावा इस बात से बेहद दुखी था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा मीट पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी वो बस यूं ही पड़ा हुआ था। तभी अचानक बाकी हानमा वहां पहुंचता है। वो पिकल से मिलने आया था। बाकी के जाने के बाद टोकुगावा उससे पूछता है कि आखिर पिकल के साथ उसकी क्या बात हुई थी। बाकी मुस्कुराते हुए कहता है कि पिकल को इंसानी भाषा नहीं बोलता, इसलिए वहाँ वर्ड्स की नहीं बल्कि फाइटिंग इंटेंट की बातचीत हुई थी। बाकी बताता है कि पिकल की रिएक्शन देखकर उसे साफ समझ आ गया कि प्री हिस्टोरिक जायंट ने मियामोटो मुसाशी को अपना अगला शिकार मान लिया है। यह सुनकर टोकुगावा कुछ पल के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि कई दिनों से भूखा पिकल कहीं वीकेंड न हो गया हो, लेकिन बाकी तुरंत उसकी बात काट देता है और समझाता है कि पिकल भूख से कमजोर नहीं हुआ है। असल में वो जानबूझकर खाना नहीं खा रहा, उसे फ्री मील नहीं चाहिए। वो अपने शिकार को खुद हंट करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे वो क्रेटेशियस एरा में जायंट डायनासोर का शिकार करता था। आने वाली फाइट के लिए वो खुद को पीक एग्रेशन पर ला रहा था। बाकी को याद आता है कि डोपो ओरोची भी कह चुका है कि एक्सट्रीम हंगर किसी बीस्ट की सबसे डेंजरस इंस्टिंक्ट को बाहर निकाल देती है। फिर बाकी सोचता है कि अगर पिकल सच में क्रिटेशियस ईरा का अल्टीमेट एपेक्स प्रेडेटर था तो क्या उसके टेरिफाइंग जॉस और रेजर शार्प टीथ एक मैन मेड स्टील ब्लेड से हार सकते हैं। यही सवाल टोकुगावा बाद में डोपो ओरोची के पास लेकर जाता है। उस समय दोनों आराम से एज्ड साके पी रहे थे और गर्मा गर्म डम्पलिंग्स खा रहे थे। शुरुआत में उनकी बातचीत खाने के स्वाद पर चली जाती है। डोपो बताता है कि डम्पलिंग की फिलिंग में मीट से ज्यादा कैबेज और ग्रीन अनियंस हैं। टोकुगावा गर्व से कहता है कि डम्पलिंग्स का असली एसेंस हमेशा वेजिटेबल्स ही रहे हैं और मॉडर्न सोसाइटी ने मीट के ऑब्सेशन में उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी भुला दी है। कुछ देर बाद टोकुगावा अचानक टॉपिक बदलता है और डोपो से पूछता है कि क्या उसने अपने स्टूडेंट्स को कभी सिखाया है कि स्टारवेशन किसी भी वाइल्ड क्रीचर की सबसे डेंजरस कंडीशन होती है। डोपो तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टोकुगावा अपना असली सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि मियामोटो मुसाशी की काटाना और टायरानोसोरस रेक्स के जॉर्ज में कौन ज्यादा डेंजरस वेपन है। डोपो सीधे जवाब नहीं देता। वो एक फेमस नॉवेलिस्ट का जिक्र करता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी डेंजरस एनिमल्स का शिकार किया था। उस राइटर का मानना था कि किसी इंसान को किसी वाइल्ड प्रेडेटर के बराबर खड़ा होने के लिए कम से कम एक पावरफुल राइफल चाहिए। ऐसा इंसान जिसने काउंटलेस डेडली बीस्ट्स का सामना किया हो। अगर वो ऐसा कह रहा था तो इसका मतलब नेचर की रॉ पावर कितनी टेरिफाइंग है इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। डोपो समझाता है कि लोडेड गन होने के बावजूद सिर्फ एक छोटी सी गलती इंसान को प्रेडेटर का खाना बना सकती है। इसके बाद वो एक 3 मीटर ऊंचे और 1 टन से ज्यादा वजनी ब्राउन बेयर का उदाहरण देता है। डोपो कहता है कि अगर मुसाशी का सामना ऐसे बीस्ट से हो तो वो किसी हीरोइक ड्यूल जैसा नहीं होगा। सबसे पहले उसे उस चार्जिंग माउंटेन ऑफ मसल के नीचे कुचलने से बचना पड़ेगा। लेकिन पिकल सिर्फ बेयर्स का शिकार नहीं करता था, वो क्रिटेशियस ईरा में 13 मीटर लंबे और 6 टन भारी कार्निवोरस डायनासोर्स का शिकार करता था। दूसरी तरफ मुसाशी था जिसने वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में अकेले योशियोका क्लैन को खत्म कर दिया था। उसके दुश्मन सिर्फ स्वॉर्ड्स नहीं बल्कि स्पीयर्स, बॉज और फायर आर्म्स भी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर भी मुसाशी ने उन सभी को मारकर विक्ट्री हासिल की थी। डोपो कहता है कि जब एक तरफ 6 टन डायनासोर्स को हराने वाला मॉन्स्टर हो और दूसरी तरफ आर्म्ड आर्मीज को खत्म करने वाला कॉम्बैट जीनियस, तो विनर चुनना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ समय बाद टोकुगावा और मुसाशी एक सुंदर लेक के किनारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। टोकुगावा कहता है कि अच्छे खाने के साथ इतना खूबसूरत सीनरी एंजॉय करना वाकई शानदार है। हालांकि आसपास उड़ रही मक्खियां उसे परेशान कर रही थीं, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। मुसाशी अपनी चॉपस्टिक्स से हवा में उड़ती हुई एक फ्लाई को पकड़ लेता है। पहले टोकुगावा को लगता है कि वो वही फेमस लेजेंड देख रहा है जिसमें सैमुराई चॉपस्टिक्स से फ्लाई पकड़ लेता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो सच्चाई और भी शॉकिंग होती है। मुसाशी ने फ्लाई को पकड़ा नहीं था बल्कि उसके विंग्स को काट दिया था, जबकि उसका बॉडी बिल्कुल सही सलामत था। टोकुगावा को हमेशा लगता था कि ऐसी स्टोरी सिर्फ फॉकलोर हैं, लेकिन असली मुसाशी उन लेजेंड से भी ज्यादा अनबिलीवेबल निकला। बातचीत के दौरान टोकुगावा मुसाशी को बताता है कि पिकल उसे खाना चाहता है। प्री हिस्टोरिक जायंट का इरादा उसे सिर से लेकर पैर तक पूरा निगल जाने का है, जैसे वो अपने पुराने प्रायोस्टिक प्राय के साथ करता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मुसाशी को इस बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आता। उल्टा वो इस आइडिया को काफी इंटरेस्टिंग मानता है। उसके लिए किसी और का प्रे बनना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। यही वजह थी कि उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि ये फाइट उसके पूरे जीवन की सबसे यूनिक बैटल साबित हो सकती है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मोटोबे आराम से सिगरेट पी रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है और बताता है कि उस एरिया में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। वो उसे डेजिग्नेटेड स्मोकिंग जोन की तरफ जाने को कहता है। मोटोबे तुरंत माफी मांगता है और बिना बहस किए वहां से हट जाता है। देखने में ये बहुत छोटी सी घटना थी, लेकिन मोटोबे का दिमाग पूरी तरह आने वाली फाइट पर लगा हुआ था। उसे पता था कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पिकल लगातार 6 दिनों से फास्टिंग कर रहा था और उसकी इंस्टिंक्ट्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। अगले दिन जापान के सबसे फेमस स्टेडियम टोक्यो डोम के नीचे मौजूद लेजेंडरी अंडरग्राउंड एरिना में जबरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। यही वो जगह थी जहां सालों से दुनिया के सबसे डेंजरस फाइट
फाइटर्स लड़ते आए थे। एरिना हमेशा पैक्ड रहता था क्योंकि यहाँ आने वाले लोग सच में मानते थे कि वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को देख रहे हैं। जब तोकुगावा एरिना में पहुंचता है तो वो क्राउड को देखकर इमोशनल हो जाता है। वहाँ मौजूद लोग कैजुअल स्पेक्टेटर्स नहीं थे, उनमें से ज्यादातर ऐसे फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी ब्लड, स्वेट और पेन के रास्ते पर बिताई थी। उनके लिए इस हिस्टोरिकल ड्यूएल को देखना किसी सीक्रेट ड्यूटी से कम नहीं था। ये लोग किसी क्लीन स्पॉट इवेंट या वन साइडेड एग्जीक्यूशन को देखने नहीं आए थे, उन्हें एक असली क्लैश चाहिए था। अचानक पिकल अरीना की रेत पर उतरता है और उसके ठीक पीछे अपनी लेजेंडरी कटाना के साथ मुसाशी भी आ जाता है। फाइट शुरू होते ही पिकल किसी जंगली बीस्ट की तरह सीधे मुसाशी पर झपट पड़ता है। जवाब में मुसाशी तुरंत अपनी पसंदीदा कटाना से पिकल के चेहरे के बीचों बीच एक लीथल स्लैश मारता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा अरीना शॉक में पड़ जाता है। पिकल के चेहरे की मसल्स इतनी मजबूत और डेंस थी कि उन्होंने रेजर शार्प ब्लेड को ही रोक लिया। यहाँ तक कि मुसाशी भी पिकल की इस मॉन्स्टर्स ड्यूरेबिलिटी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस फीलिंग का मजा ले पाता, पिकल एक जोरदार काउंटर अटैक मारता है और मुसाशी को अरीना के पार उड़ा देता है। उसी दौरान मुसाशी की कटाना पिकल की पकड़ से निकल जाती है और उसके चेहरे से खून का बड़ा फव्वारा फूट पड़ता है। पिकल नीचे गिरी कटाना को उठाकर क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगता है। वो ब्लेड पर अपना हाथ फेरता है जिससे उसकी हथेली कट जाती है और फिर पूरी ताकत से नीचे वार करता है जिससे अरीना की जमीन तक टूट जाती है। तब तक मुसाशी दोबारा खड़ा हो चुका था। असल में जमीन पर पड़े हुए वो ये देखने का इंतजार कर रहा था कि क्या पिकल उसके ऊपर लीथल अटैक करेगा, लेकिन केवमैन वहीं खड़ा रहा। जब मुसाशी पूरी तरह संभल कर खड़ा होता है तो उसे देखकर हंसी आती है कि पिकल अब सोड पकड़े हुए है। फिर बैटल दोबारा शुरू होती है। मुसाशी अचानक पिकल की आंखों पर एक बेहद पेनफुल स्ट्राइक मारता है। दर्द की वजह से पिकल कटाना छोड़ देता है और मुसाशी उसे आसानी से वापस पकड़ लेता है। मुसाशी जानता था कि चाहे बॉडी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं कमजोर एंगल्स जरूर होते हैं, इसलिए वो पिकल के शरीर पर लगातार प्रिसाइज कट्स लगाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसके शरीर पर कई ब्लीडिंग वुंड्स बन जाते हैं। फिर वो दोनों एल्बोज, दोनों शोल्डर्स और दोनों नीज के टेंडन्स को टारगेट करता है और उन्हें काट देता है। यही असली बैटलफील्ड स्वॉर्ड्समैनशिप थी, जहां हर अटैक का मकसद ओपोनेंट को खत्म करना होता है। लेकिन इतने सारे अटैक्स के बाद भी पिकल की बॉडी वैसे कोलैप्स नहीं करती जैसी मुसाशी ने उम्मीद की थी। उसकी जॉइंट्स पर भारी डैमेज पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसका शरीर खड़ा था। हालांकि उसके शरीर पर एक विशाल गहरा घाव बन चुका था और वहां से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर मुसाशी हल्का सा मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। आखिर इतना खून बहने के बाद कोई भी क्रीचर ज्यादा देर तक होश में नहीं रह सकता, लेकिन सिर्फ जीत मुसाशी को संतुष्ट नहीं कर सकती थी। उसके अंदर की इच्छा पिकल को पूरी तरह काटकर दो हिस्सों में बांट देने की थी। ऊपर स्टैंड्स में बैठा बाकी पूरी लड़ाई ध्यान से देख रहा था। उसे लग रहा था कि मुसाशी जरूर पिकल के अनटच्ड प्रीहिस्टोरिक बॉडी की ग्लोरी को समझ चुका होगा, और सच में मुसाशी एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। मुसाशी समझ चुका था कि जैसे ही पिकल की मसल्स रिलैक्स होंगी, ये आयरन फोर्ट्रेस फ्रेश टोफू की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। इसी एक्साइटमेंट में वो पिकल को प्रोवोक करना शुरू कर देता है। वो उसे बुलाता है और कहता है कि आकर उस पर हमला करे और उसे पूरा निगल जाए। सामने इतना परफेक्ट प्रे देखकर पिकल की हंटिंग इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह जाग जाती हैं। वो अपने मजबूत दांत भींचता है और पूरी ताकत से मुसाशी पर टूट पड़ता है। ठीक उसी पल जब मसल्स अपने सबसे सॉफ्ट पॉइंट पर होती हैं, पिकल के जॉज मुसाशी के शोल्डर पर धंस जाते हैं, लेकिन मुसाशी एक पल भी नहीं रुकता। उसी इंस्टेंट उसकी कटाना लाइटनिंग स्पीड से घूमती है और पिकल के शरीर में गहराई तक उतर जाती है। अगले ही पल खून हर तरफ फट पड़ता है और पूरा अरीना क्रिम्सन स्प्रे से भर जाता है। स्पेक्टेटर सांस रोककर इस भयानक क्लैश को देखते रहते हैं क्योंकि उनके सामने दो अपेक्स प्रेडेटर्स एक दूसरे को चीरने में लगे थे। वीआईपी बूथ में कुरेहा आगे बढ़ता है और तोकुगावा से कहता है कि फाइट खत्म हो चुकी है और विनर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन तोकुगावा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि किसी भी बैटल का फैसला सिर्फ फाइटर्स खुद कर सकते हैं और जब तक अरीना में खड़े वॉरियर्स अपना हिस्सा पूरा नहीं कर लेते तब तक कोई भी विनर घोषित नहीं कर सकता। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी नजर वापस अरीना की तरफ जाती है और वो अचानक शॉक में जम जाता है क्योंकि मुसाशी के शोल्डर से भारी मात्रा में खून बह रहा था। असली बात ये थी कि ये एक्सचेंज बिल्कुल वन साइडेड नहीं था। पिकल को भले ही एक भयानक स्लैश लगा था, लेकिन उसी समय उसने अपने जॉज से मुसाशी के पूरे शोल्डर को बुरी तरह चबा डाला था। यही वजह थी कि वो प्रायोस्टोरिक मॉन्स्टर कहलाता था जिसने कभी टीरेक्स तक को खा लिया था। हैरानी की बात यह थी कि मुसाशी इस हालत में भी मुस्कुरा रहा था। वो हंसते हुए पिकल से पूछता है कि उसका मांस कैसा लगा। भारी ब्लीडिंग के बावजूद वो अपने सामने खड़े मॉन्स्टर की तारीफ कर रहा था। दूसरी तरफ पिकल अभी भी आराम से चबा रहा था। मुसाशी ने उसके हर मसल मूवमेंट को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी वो अभी तक वो परफेक्ट स्लैश नहीं मार पाया था जो पिकल को दो हिस्सों में बांट सके। तभी उसकी नजर पिकल की मोटी गर्दन पर जाती है और उसे एहसास होता है कि शायद यही उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। इसके बाद वो फिर पिकल को उकसाने लगता है और कहता है कि उसके शरीर का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा उसका सिर है, ताकि पिकल दोबारा रेकलेस अटैक करे। पिकल का दिमाग भले ही सिंपल था, लेकिन वो आसानी से समझ सकता था जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। गुस्से से उसका पूरा शरीर बदलने लगता है, उसकी स्किन फूलने लगती है और मसल्स पहले से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक दिखाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जा रहा हो। इसी दौरान डॉक्टर अल्बर्ट की कही हुई एक बात याद आती है। उसने कहा था कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह सिर्फ टाइफून, ओशन वेव्स या वोल्केनो नहीं है। उन डिजास्टर से बचने वाले लोगों को हीरो कहा जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा हीरो एक ऐसा इंसान है जो टायरानोसॉरस रेक्स के जॉस से बचकर निकला हो, और ऐसा करने वाला एकमात्र इंसान पिकल था। वापस अरीना में पिकल
पिकल का शरीर एक अजीब और डरावने तरीके से बदलता रहता है। उसकी हर मसल पहले से ज्यादा विकसित और शक्तिशाली दिखाई देने लगती है। स्टैंड्स में बैठे लोग शॉक और एक्साइटमेंट दोनों महसूस करते हैं, लेकिन मुसाशी बिल्कुल नहीं डरता। उल्टा वो पिकल को इस रूप में देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगले ही पल पिकल फिर से पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। मुसाशी हमेशा की तरह अपनी ब्लेड से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पिकल का नया इवॉल्व्ड बॉडी इतना डेंस हो चुका था कि उसकी मसल्स ने उसके घावों को दबाकर ब्लीडिंग तक रोक दी। मुसाशी खुलकर मानता है कि उसे लोगों को काटना बेहद पसंद है। वो कहता है कि अगर मौका मिले तो वो लगातार काटता ही रहेगा। उसके लिए ये लगभग एक बुरी आदत जैसी थी। आमतौर पर उसकी ब्लेड का एक स्ट्राइक ही किसी की जान लेने के लिए काफी होता था। यही वजह थी कि उसके ओपोनेंट्स बहुत जल्दी मर जाते थे और उसे बोर्डम महसूस होने लगता था। लेकिन अब उसके सामने पिकल खड़ा था, एक ऐसा प्री हिस्टोरिक जायंट जिसे वो बार बार काट सकता था और फिर भी वो गिर नहीं रहा था। यही बात मुसाशी को सबसे ज्यादा रोमांचित कर रही थी। लेकिन पिकल की नजर से देखा जाए तो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। उसके लिए मुसाशी उन डायनासोर्स जैसा नहीं था जिनसे वो प्री हिस्टोरिक एरा में लड़ता था। उसके अटैक सिर्फ दर्द और इरिटेशन पैदा कर रहे थे। फिर अचानक उसे अपनी पुरानी यादों में कुछ याद आता है। उसे एक जहरीला वॉस्प याद आता है जिसे उसने कभी गलती से चबा लिया था। वही जलन, वही इरिटेशन उसे अब मुसाशी के अटैक्स से महसूस हो रही थी। पिकल की सिंपल थिंकिंग में मुसाशी किसी वॉरियर जैसा नहीं बल्कि एक बड़ा अनोइंग कीड़ा था जिसने अपना शेप बदल लिया था और दोनों हाथों में डंक पकड़ रखे थे। आखिरकार पिकल फैसला कर लेता है कि वो इस अनोइंग चीज से और नहीं लड़ना चाहता। इतने सारे कट्स खाने के बाद उसका खाने का मन भी खत्म हो चुका था। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा अरीना शॉक में पड़ जाता है। पिकल अचानक मुसाशी की तरफ पीठ घुमा लेता है और आराम से वहां से चलने लगता है। उसके घावों से अब भी खून निकल रहा था, लेकिन वो बैटल को पूरी तरह इग्नोर करके अरीना छोड़ने की कोशिश करता है। पिकल के अरीना छोड़कर भाग जाने के बाद भी मुसाशी उसे यूं ही जाने देने वाला नहीं था। वो आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक देता है। जैसे ही पिकल उसकी तरफ देखता है उसके पूरे शरीर में डर दौड़ जाता है। अगले ही पल वो मुड़ता है और सबके सामने चारों पैरों पर दौड़ते हुए एग्जिट की तरफ भागने लगता है। पूरा अरीना ये देखकर दंग रह जाता है। कुछ लोग उसे कावर्ड कहने लगते हैं जबकि कुछ लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टेडियम के अंधेरे कॉरिडोर्स में पिकल कांपता हुआ छिपा बैठा था। वहाँ उसके सामने मोटोबे इज्जो खड़ा था। मोटोबे उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि भागना ही सबसे समझदारी वाला फैसला था। वो पिकल को भरोसा दिलाता है कि अब बाकी सब कुछ वो संभाल लेगा। इसके बाद मोटोबे हाथ में सेके की बोतल लेकर अरीना की तरफ बढ़ता है। एक लंबा घूंट लेने के बाद वो सोचता है कि उसकी पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग का असली मतलब शायद आज पूरा होने वाला है। अरीना में पहुंचते ही मुसाशी उसे देखकर हैरान हो जाता है। क्राउड भी समझ नहीं पाती कि एक उम्रदराज जुजुत्सु मास्टर आखिर क्या करने वाला है। दूसरी तरफ फाइट शुरू होने से पहले मोटोबे अपने शरीर के बारे में सोचता है जिसने सालों तक उसे ट्रेनिंग करने दिया। आज वही शरीर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा देने वाला था। तभी शिबुकावा वहां पहुंचता है और उसे चाय पीने के लिए बुलाता है। वो जानता था कि मोटोबे को फाइट से रोकना नामुमकिन है, इसलिए वो सिर्फ एक सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि मोटोबे हर दिन कितने घंटे ट्रेनिंग करता है। मोटोबे कुछ देर सोचता है और कहता है कि ये सवाल आसान नहीं है क्योंकि उसे खुद लगता है कि वो काफी लेजी है। पहले शिबुकावा को लगता है कि शायद मोटोबे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ट्रेनिंग करता होगा, लेकिन मोटोबे का मतलब कुछ और था। वो बताता है कि सुबह उठने से लेकर दांत साफ करने, खाने और दोस्तों से बात करने तक उसकी सोच हमेशा मार्शल आर्ट्स के आसपास घूमती रहती है। कभी कभी कुछ सेकंड के लिए उसका ध्यान कहीं और चला जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं सोच रहा। उन कुछ रेयर मोमेंट्स को छोड़कर उसकी पूरी जिंदगी कॉम्बैट के बारे में सोचते हुए गुजरती है। यहाँ तक कि उसे लगता है कि शायद सोते समय भी उसका दिमाग बैटलफील्ड में ही होता है। वापस अरीना में आज मुसाशी और पिकल की फाइट होनी थी, लेकिन पिकल के चले जाने के बाद मोटोबे अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। टोकुगावा उसे याद दिलाता है कि फाइट करने का फैसला आखिरकार मुसाशी का है, लेकिन मोटोबे उसकी बात नहीं मानता। उसके लिए बैटलफील्ड के रूल्स किसी स्पेक्टेटर के हाथ में नहीं हो सकते। इतना कहते ही वो अचानक हमला कर देता है। बिना वार्निंग दिए वो मुसाशी के ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटैक करता है और पीछे से लगातार प्रैक्टिकल बैटलफील्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करने लगता है। हिडन वेपन्स, डस्ट अटैक्स, बोन ब्रेकिंग स्ट्राइक्स और बैलेंस बिगाड़ने वाले मूव्स एक के बाद एक आने लगते हैं। ये फ्लैशी मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि असली बैटलफील्ड टेक्निक्स थी जिनका मकसद सिर्फ ओपोनेंट को खत्म करना था। लेकिन मुसाशी इनमें से हर ट्रिक को पहचान लेता है क्योंकि वो खुद उसी ब्रूटल एरा में बड़ा हुआ था। उसे मोटोबे के डर्टी टैक्टिक्स पर गुस्सा नहीं आता बल्कि वो इस नए चैलेंजर का स्वागत करता है। तभी अचानक मोटोबे अरीना के बीच में सिगरेट जलाता है और मुसाशी के पास बैठकर उसे भी ऑफर करता है। मुसाशी बिना मना किए उसे ले लेता है, लेकिन सिगरेट और सैके को सूंघते ही वो मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि सिर्फ मोटोबे के मुंह वाली सिगरेट सेफ है, बाकी सब में डेडली टेट्रोडॉक्सिन पॉइजन मिलाया गया है। ये सुनकर मोटोबे भी एक पल के लिए चौंक जाता है क्योंकि उसका ट्रिक तुरंत पकड़ लिया गया था। लेकिन मुसाशी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके इरा में फूड ड्रिंक्स और डेली आइटम्स में पॉइजन मिलाना आम बात थी। इसके बाद मोटोबे अपनी सिगरेट मुसाशी की तरफ फेंकता है और दोनों उसी मोमेंट से फिर बैटल शुरू कर देते हैं। मोटोबे बिजली की तरह आगे बढ़ता है। उस आके बॉटल सीधे मुसाशी के चेहरे पर मारता है, उसके मुंह में जलती हुई सिगरेट घुसा देता है और फिर एक्सप्लोसिव्स तक निकाल लेता है। अरीना में बैठे लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। मोटोबे के लिए अब ऑनर या फेयर फाइट जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती थी। पॉइजन बॉम्ब्स, हिडन ब्लेड्स, सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता था। उसका सिर्फ एक लक्ष्य था कि किसी तरह मुसाशी की लीथल सोर्ड रेंज से बचकर जिंदा निकल जाए। घने स्मोक के बीच मोटोबे एक मेटल चेन निकालता है और उसे मुसाशी की सोर्ड पर लपेटकर दूर
दूर खींच लेता है। उसे खुद हैरानी होती है कि सोर्ड इतनी आसानी से उसके हाथ लग गई, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले ही पल स्मोक के बीच से मुसाशी बाहर निकल आता है। वो पूरी तरह काम था और अपने डिसलोकेटेड जॉइंट्स को वापस जगह पर बिठा रहा था। सिर्फ 36 सेकंड में उसने लगभग पूरा डैमेज रिकवर कर लिया था। उसी पल मोटोबे को एहसास होता है कि उनके बीच पावर गैप कितना भयानक है। यहाँ तक कि मुसाशी की स्वॉर्ड हाथ में होने के बावजूद उसे कोई एडवांटेज महसूस नहीं होता। आखिरकार मोटोबे स्वॉर्ड वापस लौटाने का फैसला करता है, लेकिन सम्मान से नहीं। वो उसे बूमेरैंग की तरह मुसाशी की तरफ फेंक देता है, लेकिन मुसाशी हवा में ही अपनी स्वॉर्ड को इतनी आसानी से पकड़ लेता है कि पूरा क्राउड सिहर उठता है। फिर मोटोबे स्कैबर्ड लौटाने की बात करता है, लेकिन इस बार उसके अंदर हिडन स्मोक बॉम्ब छिपा होता है। ब्लास्ट होते ही मुसाशी एक पल के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। मोटोबे इसी मौके का फायदा उठाता है और चेन से सीधे उसके पुराने घाव पर वार करता है। इसके बाद वो चेन को पूरी ताकत से पीछे खींचता है और मुसाशी के 2 मोलर्स तक तोड़ देता है। अचानक ऐसा लगने लगता है जैसे बैटल में दबाव मुसाशी पर आ गया हो, लेकिन इसके बावजूद मुसाशी बिल्कुल शांत रहता है। वो अपने चेहरे के घाव में उंगली डालता है और अपना खून चखता है। खून का स्वाद उसे कई साल पुरानी यादों में ले जाता है। उसे एक डेडली कुसारीगामा मास्टर याद आता है, जिससे उसने अपनी जवानी में लड़ाई लड़ी थी। उस पुराने वॉरियर की याद आते ही मुसाशी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। पुराने समय में भी जब उसके सिर के पास भारी आयरन वेट्स लगातार घूमते रहते थे, तब भी मुसाशी उन्हें अपने शरीर को छूने नहीं देता था। लेकिन मोटोबे ने उसकी पुरानी यादों पर ध्यान नहीं दिया और फिर से आगे बढ़कर उसकी सोर्ड छीनने की कोशिश की। इस बार उसकी चाल काम नहीं आई। मुसाशी ने सोर्ड को बेहद हल्के ग्रिप से पकड़ रखा था, फिर भी उसने मोटोबे की पूरी ताकत को आसानी से रोक लिया। अगले ही पल एक तेज मूवमेंट के साथ उसने मेटल चेन को बीच से काट दिया। इसके बाद मुसाशी शांत होकर मोटोबे को 3 विकल्प देता है, या तो टॉर्सो पर डायगोनल स्लैश खाए, या सिर के बीचों बीच वर्टिकल कट, या फिर ऐसा लंबा स्लैश जो दोनों आर्म्स को एक ही वार में अलग कर दे। मोटोबे कुछ पल सोचता है और फिर आराम से जवाब देता है कि वो फेक डेथ चुनता है। ये सुनकर मुसाशी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो आदमी लंबी जिंदगी जीना चाहता है, वो खुद अपनी मर्जी से उसके ब्लेड के सामने क्यों खड़ा है। मोटोबे जवाब देता है कि वॉरियर का रास्ता हमेशा फ्यूडल एरा में नहीं अटका रह सकता। पहले समुराई अपने लॉर्ड के लिए जान दे देते थे, इसलिए उस समय डेथ वाली फिलॉसफी सही थी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में वॉरियर का काम सिर्फ मरना नहीं है। इंसान की जिंदगी का इस्तेमाल सबसे पहले खुद को बचाने और फिर अपने आसपास के अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। अगर वॉरियर को इस युग में सर्वाइव करना है तो उसे इवॉल्व होना पड़ेगा। मोटोबे कहता है कि वो यहाँ अपनी ब्रेवरी दिखाने या हीरोइक डेथ पाने नहीं आया। वो यहाँ मुसाशी को उन मॉडर्न फाइटर्स तक पहुंचने से रोकने आया है जिनका पूरा फ्यूचर अभी उनके सामने है। इतना कहकर वो एक शॉर्ट स्पीयर निकालता है और अपनी ताकत का ईमानदार आकलन करता है। उसके मुताबिक अगर मुसाशी की सोर्ड्समैनशिप एक 100 में 500 है, तो उसकी स्पीयर स्किल्स मुश्किल से 70 तक पहुंचती हैं। दोनों के बीच का फर्क इतना बड़ा था कि कोई भी आउटकम समझ सकता था। फिर भी मोटोबे आगे बढ़ जाता है, लेकिन स्पीयर की रीच का फायदा उठाने से पहले ही मुसाशी उसकी स्पीयर को 2 हिस्सों में काट देता है। मोटोबे तुरंत क्लोज रेंज कॉम्बैट में बदल जाता है। वो स्टील ब्रास नकल्स पहनता है और सीधे मुसाशी के जॉ पर क्रशिंग ब्लो मारता है। इस अटैक से लेजेंडरी समुराई तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन मोटोबे का एडवांटेज ज्यादा देर नहीं टिकता। मुसाशी फिर से होश में आता है और उसकी मिड सेक्शन पर एक खतरनाक आर्किंग स्लैश मारता है। वापस खड़ा होकर वो मोटोबे की क्लेवर कॉम्बिनेशंस की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही कहता है कि उनमें अभी भी ट्रू मास्टर लेवल रिफाइनमेंट की कमी है। उसी समय मोटोबे के सर्वाइवल का राज भी सामने आ जाता है। उसके साधारण कपड़ों के नीचे हाई ग्रेड चेन मेल आर्मर छिपी हुई थी, जो ब्लेड अटैक्स रोकने के लिए बनाई गई थी। मुसाशी उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि सिर्फ इतना कहता है कि आर्मर उसके खिलाफ बेकार है। चेन मेल स्किन को कटने से बचा सकती है, लेकिन इम्पैक्ट को नहीं रोक सकती। वो इसे बुलेट प्रूफ वेस्ट से कंपेयर करता है, जो गोली को रोक लेती है, लेकिन उसके शॉकवेव को नहीं। मुसाशी कहता है कि उसकी सोर्ड स्ट्राइक्स किसी आम ब्लेड जैसी नहीं है, यहाँ तक कि सोर्ड के डल साइड से भी वो किसी आदमी की जान ले सकता है। फिर वो कैजुअली कहता है कि मोटोबे ने शायद अपने पूरे शरीर को आर्मर से कवर किया होगा। इससे पहले कि मोटोबे रिएक्ट कर पाता, मुसाशी की लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक उसके आर्मर्ड राइट रिस्ट को तोड़ देती है। फिर उसे एक पुरानी याद आती है, जहाँ एक लेजेंडरी वॉरियर ने उसे चैलेंज किया था। उस वॉरियर ने जापान के सबसे बेहतरीन ब्लैकस्मिथ द्वारा बनाया गया हेलमेट पहना था, जो काउंटलेस अटैक सह चुका था। मुसाशी मानता है कि उस हेलमेट को काटना मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर मौजूद आदमी की खोपड़ी को काटना बेहद आसान था। एक ही स्ट्राइक में उसने हेलमेट और सिर दोनों को 2 हिस्सों में बांट दिया था, और उस समय उसने सोर्ड की शार्प एज तक इस्तेमाल नहीं की थी। प्रेजेंट में भी मोटोबे की आर्मर इसी वजह से बेकार साबित होती है। मुसाशी की स्ट्राइक्स इतनी ज्यादा क्रशिंग फोर्स रखती थी कि वो मेटल के पार हड्डियों को तोड़ देती थी। अगले ही पल मोटोबे को 2 और भारी अटैक्स लगते हैं, जिससे उसकी दोनों टांगें लगभग बेकार हो जाती हैं। फिर शोल्डर से चेस्ट तक एक और भयानक कट पड़ता है। ये दृश्य देखकर बाकी घबरा जाता है और रेफरी से मैच रोकने के लिए चिल्लाने लगता है। मुसाशी ऊपर देखकर कैजुअली बाकी को ग्रीट करता है, लेकिन यही छोटा सा डिस्ट्रैक्शन मोटोबे के लिए मौका बन जाता है। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और मुसाशी को जमीन पर गिरा देता है। फिर अपने नीज से उसके आर्म्स को दबाकर लगातार हेडबट्स मारना शुरू कर देता है। इसके बाद मोटोबे एक परफेक्ट रियर नेकेड चोक लगा देता है। क्राउड तुरंत समझ जाती है कि होल्ड पूरी तरह लॉक हो चुकी है। अगर मोटोबे इसे बनाए रख सका तो ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो रुकने की वजह से मुसाशी को बेहोश होना ही पड़ेगा। बचने के लिए मुसाशी अपनी नाइफ मोटोबे के शोल्डर में घोंप देता है, लेकिन मोटोबे ग्रिप छोड़ने से इनकार कर देता है। उसे पता था कि उसका एक लंग कोलैप्स हो
चुका है, कॉलर बोन टूट चुकी है और मसल्स जवाब दे रही हैं। फिर भी वो होल्ड डील ही नहीं करता क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मुसाशी निकल गया तो उसका बहाया हुआ सारा खून बेकार हो जाएगा। लेकिन उस समय मोटोबे सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं लड़ रहा था, वो मॉडर्न वॉरियर्स की रक्षा करना चाहता था और इस शांत युग को एंशिएंट वॉरफेयर की खून खराबे वाली सोच से बचाना चाहता था। साथ ही वो मुसाशी को भी उसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर से बचाना चाहता था। चोक होल्ड लगाए हुए अचानक मोटोबे को मुसाशी के लिए गहरी सिंपैथी महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि सदियों से मुसाशी एक ऐसे संसार में जी रहा है जहां उसका कोई स्थान नहीं है। आखिरकार चॉक होल्ड अपना काम कर देती है और मुसाशी की कॉन्शियसनेस चली जाती है। मैच तुरंत खत्म घोषित कर दी जाती है क्योंकि अब वो लड़ने की हालत में नहीं था। होश में आने के बाद मुसाशी बिना कोई बहाना बनाए अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तब मोटोबे उससे पूछता है कि उसे असल में कितनी बार काटा गया था। मुसाशी मुस्कुराकर बताता है कि ज्यादातर स्लैशेस असली नहीं थी बल्कि मेंटल प्रोजेक्शंस थी जो सिर्फ वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इसका मतलब था कि पूरे मुकाबले के दौरान उसने कई बार मोटोबे की जान बख्शी थी। मुसाशी कहता है कि मोटोबे एक वर्दी ओपोनेंट था लेकिन इतना खतरनाक नहीं कि उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। फिर वो बताता है कि वो अभी भी ट्रेनिंग के रास्ते पर है। उसके अनुसार फाउंडेशन बनाने में 1000 दिन लगते हैं और सोर्ड को सच में मास्टर करने में 10,000 दिन। इसलिए उसके लिए ये ब्रूटल ड्यूअल भी उसकी एंडलेस जर्नी का सिर्फ एक और कदम था। पूरे मुकाबले के दौरान उसे कभी नहीं लगा कि उसकी जान खतरे में है। मोटोबे ने टेक्निकल विक्ट्री जरूर हासिल की थी लेकिन कभी ऐसा खतरा नहीं बना जो सच में उसकी लाइफ खत्म कर सके। अगर दोनों चाहते तो बैटल को उस लेवल तक ले जा सकते थे जहां सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी। मुसाशी ने लड़ने की इच्छा खो दी थी और अपनी हार को स्वीकार कर लिया था।